आदरणीय राकेश जी को प्रणाम है। नमस्ते मैम। क्या हो गया? वाह, आ गया सब कुछ सही है। हाँ, तो हम बात कर रहे थे। शुरू करते हैं। आज 16वां दिन है हमारा। 32 घंटे हो जाएंगे लगभग पूरे हमें। आज के अभ्यास के बाद 30 घंटे तो हो चुके हैं। हम सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव पे खड़े हैं, और वो है हमारी रिंग फिंगर या हमारी अनामिका उंगली। अनामिका उंगली मैं थोड़ा रिवीजन कर लेता हूँ। वेद भाई नहीं थे, आभा जी का निवेदन है, अमर जी का निवेदन है कि थोड़ा हमें एक बार हल्का सा पीछे ले जाएं और वापस आगे चलें। तो ये जो उंगली है ये हमारी मध्यवर्ती स्मृति संग्रहित करने वाली उंगली है। सेंट्रल सर्वर है हमारा। जीवन का जो भी सारा ज्ञान है, जो भी अनुभव है, जो भी सारी महत्वपूर्ण बातें हैं, वो एक जगह इकट्ठी होती है। उसे हम मस्तिष्क में टेम्पोरल लोब के नाम से जानते हैं। मस्तिष्क के 5 अलग अलग लोब हैं, 5 अलग अलग हिस्से हैं, जिसमें टेम्पोरल लोब जो है वो अनामिका उंगली से जुड़ा हुआ है। और अनामिका उंगली और एक महत्वपूर्ण चीज से जुड़ी है, वो है टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन क्या है? टेस्टोस्टेरोन एक पुरुष संप्रेरक है, या यूं कहें ये पुरुषों में अधिक मात्रा में मिलता है, इसलिए इसको पुरुष संप्रेरक कहते हैं। ये मेल हार्मोन है। हार्मोन आपको थोड़ा नजदीक का शब्द लगेगा। अब महिलाओं के लिए क्यों नहीं है? तो महिलाओं में ओवरीज होती है और मेल में टेस्टिस होती है। पुरुषों में टेस्टिस होती है। टेस्टिस में से निकलने वाला जो संप्रेरक है उसे हम टेस्टोस्टेरोन कहते हैं। महिलाओं में ओवरीज होती है, एंड्रेनल ग्लैंड्स होती है, और उसमें जो निकलता है वो एस्ट्रोजन है। मैंने आज एक बबीता जी के निवेदन पर एक सवाल का जवाब भेजा था कि पुरुषों की अगर तर्जनी लंबी हो गई तो क्या? हमें सामान्यतः 2D 4D अनुपात में छोटा 2D 4D चाहिए पुरुषों के लिए और बड़ा 2D 4D चाहिए महिलाओं को। छोटा 2D 4D क्या है? छोटा 2D 4D यानी छोटी तर्जनी, उससे बड़ी अनामिका। यूं कहें, तर्जनी अपनी जरूरतमंद जगह तक या अपने निहायत स्थान पर पहुंच जाए, लेकिन उससे थोड़ी बड़ी अगर अनामिका है तो वो छोटा 2D 4D है। और ये अक्सर पुरुषों में देखा जाता है। ये देखिए, ये मैंने यहाँ पे दिखा दिया है। अनामिका इसकी थोड़ी बड़ी हो गई, तर्जनी थोड़ी छोटी हो गई। टेस्टोस्टेरोन भारी मात्रा में इस अनामिका में संग्रहित रहता है। टेस्टोस्टेरोन ये केवल मेल हार्मोन नहीं है, ये हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका में काम करने वाला हार्मोन। हमें केवल हस्तरेखा नहीं समझनी, हस्तरेखा के पीछे जो शास्त्र है उसको समझना। आज तक हस्तरेखा हमने एक कथा के रूप में पढ़ा है या पढ़ाया गया है। ऐसा है तो ऐसा है, ऐसा है तो ऐसा है। अरे लेकिन ये क्यों ऐसा है? हमने अक्सर हस्तरेखा को कथा के रूप में देखा, वैदिक को गणित के रूप में देखा। पाश्चात्य लोगों ने, विदेशी लोगों ने हस्तरेखा को गणित के रूप में देखा।
और फिर उन्होंने गणित के रूप में इसको जाना, समझा और इसका विस्तार, सटीकता बढ़ गई। और यहां हमने हस्तरेखा के अस्तित्व को खो दिया। हस्तरेखा का मजाक उड़ाया गया। हस्तरेखा एक आध्यात्मिक विज्ञान के रूप में माना गया, क्योंकि उसके पास कोई गणितीय आधार नहीं है, तो वो आध्यात्मिक। लेकिन हस्तरेखा अपने आप में संपूर्ण गणित लेके चलता है, ये हमने कभी देखा। आपकी उंगलियों की लंबाई, उसका एक दूसरे के साथ अनुपात, उसकी कारण से बनने वाले मस्तिष्क के अलग अलग जो अंतस्थ ग्रंथियों के केंद्र है, उनका हमने अभ्यास ही नहीं किया। और हमने यह अभ्यास न करने के कारण हमारे पास, अगर कोई पूछता है कि हस्तरेखा वैज्ञानिक है, तो बताने के हमारे पास कोई जरिए नहीं, बहाने नहीं। मैंने आपको बताया कि अभी पिट्यूटरी ग्लैंड जो हमारे आज्ञा चक्र का स्थान है, बिल्कुल बहुत गंभीरता से सुन, दो भुवों के बीच में, आपकी दो आंखें, आंखों के ऊपर जो दो भुवें हैं, उसके बीच में 1-2 इंच अगर आप अंदर जाएंगे, तो चने के दाल का आधा हिस्सा जितना होता है, उतनी छोटी सी एक ग्लैंड, एक ग्रंथि बैठी है, जो टेम्पोरल लोब में है, अनामिका के लोब में। अगर हम दिल्ली जाते हैं और राधा जी के घर पे जाते हैं, तो राधा जी के घर पे जाएंगे तो राधा जी का वहां होगा, हुकूमत राधा जी की चलेगी। ऐसा टेम्पोरल पे हुकूमत जो है वो अनामिका की चलती है। और टेम्पोरल के अंदर छोटी सी पिट्यूटरी ग्लैंड बैठी है जाके, जो आपके आज्ञा चक्र का स्थान है। की आवाज चली गई थी, एक बार रिपीट कर दें। हाँ सर, कर देखिए, पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो हमारी दो आंखों के बीच में जो दो भुएं हैं, आप जहां तिलक लगाते हो, देखो आप जहां तिलक लगाते हो ना, जहां से तिलक ऊपर आप खींचते हो, वो जो स्थान है, उसके अंदर 2 इंच आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड बैठी है, पिट्यूटरी ग्रंथि बैठी है, जो चने के दाल के आधे हिस्से जितनी है। इसे मास्टर ग्लैंड कहते हैं। ये सारी अंतस्थ ग्रंथियों की मुख्य सूत्रधार है। यही सारी ऑर्डर्स पास करती है कौन से हिस्से को क्या करना है। आपके सारे शरीर के कंट्रोल इसके पास है, और इसका कंट्रोल अनामिका के पास है, क्योंकि अनामिका का घर है। मैंने अभी आपको मिसाल दी कि मैं दिल्ली में राधा जी के घर पे जाऊंगा, तो राधा जी के घर में राधा जी का राज चलेगा। मैं भले ही वहां पे जाके बैठूं, मुझे राधा जी का सुनना पड़ेगा। वैसे पिट्यूटरी ग्लैंड भले कहीं पर बैठे, जिस हिस्से में बैठेगी उस हिस्से का सुनना पड़ेगा। तो पिट्यूटरी ग्लैंड टेम्पोरल लोब में, यानी अनामिका के क्षेत्र में जाके बैठी है। अनामिका टेस्टोस्टेरोन का भंडार है, और टेस्टोस्टेरोन का संपूर्ण नियंत्रण पिट्यूटरी ग्लैंड के पास दिया गया है। जब भी इंसान के शरीर में टेस्टोस्टेरोन की कमी हो जाती है, पिट्यूटरी ग्लैंड उसको ऑर्डर देती है कि भाई बढ़ाओ। टेस्टोस्टेरोन अतिरिक्त हो गया, उसकी जानकारी पिट्यूटरी के पास जाती है, और पिट्यूटरी उसको वापस कम कर देती है। तो खेल सारा पिट्यूटरी का और टेस्टोस्टेरोन का चलता है। लेकिन टेस्टोस्टेरोन को ड्राइव करने वाला एक बहुत ही विशेष घटक है हमारे हाथ में। थोड़ा सा आगे लेता हूं मैं। देखिए, सभी लोग आज स्पष्ट रूप से देख पा रहे होंगे पीपीटी को। आप पीपीटी में देखें, मैंने मॉडल ऑफ एटम लगाया है। आज आपको इस मॉडल को थोड़ा सा गंभीरता से देखना है, ये क्या है। ये जो मॉडल है, इसके केंद्र में न्यूक्लियस है, यानी ये केंद्र है। और ये किसका मॉडल है? एटम का, अणु का। बहुत सालों तक हम, या यूं कहें
आधुनिक विज्ञान को इन कुछ सालों में अणु को देखने की क्षमता प्राप्त हुई है। बहुत ही उच्च कोटि के माइक्रोस्कोप्स के द्वारा हम अणु को देख सकते हैं। अणु यानी आपके शरीर का ऐसा हिस्सा जो आपके शरीर की पूरी जानकारी रखता है। अणु के केंद्र में जो बैठा है वो है न्यूक्लियस या प्रोटॉन, जो सदैव पॉजिटिव भारित होता है। ये जो केंद्र है ना, ये पॉजिटिव एनर्जी लेके बैठा है, धन ऊर्जा लेके बैठा है। लेकिन इसके इर्द गिर्द जो ये छोटे छोटे काले स्पॉट दिखाए हैं, ये है इलेक्ट्रॉन। ये सदैव ऋण भारित है। प्रोटॉन पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन निगेटिव। अब ये इलेक्ट्रॉन जो है, इसका और टेस्टोस्टेरोन का बहुत ज्यादा करीबी संबंध है। और हमारी वर्तन प्रणाली का सबसे महत्वपूर्ण काम जीवन का अगर कोई है तो इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन टेस्टोस्टेरोन के और अनामिका उंगली के मध्यवर्ती भूमिका में अपना स्थान रखता है। ये निगेटिव चार्जड है और पॉजिटिव चार्जड है केवल केंद्र प्रोटॉन। एक बड़ी मजेदार बात बताता हूं मैं आपको, बहुत मजेदार है। अगर एक एटम आप लेते हो, एक एटम, तो इसके अंदर कितनी जगह होगी? इसके अंदर एटम का वस्तुमान, अगर एटम के अंदर कोई, आपको लगता है कि ये टीवी है, टेबल है, मोबाइल है, ये बिल्कुल घनत्व वाला है, सॉलिड मटेरियल है। आपके हाथ में जो मोबाइल है, जो लैपटॉप है, आपको लगता है कि वो एक ठोस चीज है, ठोस, जिसका वजन है, जिसका आकार है, जिसकी रचना है, वो ठोस है। बिल्कुल झूठ, ये ठोस नहीं। ये अणुओं से बना है। और अणुओं के अंदर ठोस कितना है? 0.01। इतनी ही जगह में वस्तुमान है। फिर बाकी क्या है? 99.99% खाली जगह है। अगर हम इंसान के शरीर के सारे अणुओं के अंदर की खाली जगह निकाल दें, आप ध्यान से सुनिए, आपके शरीर के अंदर जो अणु हैं वो सारे खाली है, जगह 99.99% खाली जगह है। 0.01 इतनी ही उसमें ठोस चीज है। तो हमारे अंदर की सारी खाली जगह अगर निकाल देंगे हम, तो हम बचपन में जो कंचे खेलते थे ना, कांच के, उतने हो जाएंगे। हमारा संपूर्ण शरीर इतने छोटे साइज का हो जाएगा, इतनी खाली जगह हमारे अंदर बैठी। लेकिन अगर हमारा 80 किलो वजन है, तो उस छोटे से आपके कंचे जितने देह का वजन 80 किलो हो जाए। ऐसा कहते हैं कि संपूर्ण पृथ्वी के अंदर की खाली जगह, मतलब पृथ्वी पे आज जो भी सजीव है, जो भी इंसान है, जो भी बनावट है, जो भी पृथ्वी पर आज की तारीख में जो भी है, उनके सबके अंदर की खाली जगह निकाल देंगे तो बचेगा वो क्षेत्र कितना होगा? एक क्रिकेट के बॉल जितना। आपको ये थोड़ा विस्मयकारी लगेगा, आप इसको गूगल पे पढ़ लेना, इतनी खाली जगह है। और उस खाली जगह में एक अत्यधिक नाट्यमय, रहस्यमय और किसी को कभी भी ना सुनने वाला ऋण भारित कण काम करता है, वो है इलेक्ट्रॉन। आपके जीवन में आप इस चीज को अगर समझ लो, तो आपको क्वांटम फिजिक्स भी समझ में आ जाएगा। और आपको कण्व ऋषि द्वारा बताए गए
वैशेषिक दर्शन का भी बहुत सारा अनुभव हो जाएगा। 6 दर्शन है, हिंदू 6 दर्शन है, जिसमें कणाद ऋषि के द्वारा बताया गया। कणाद ऋषि ने वैशेषिक दर्शन बताया। दर्शन यानी फिलोसॉफी। आज हम जो फिलोसॉफी फॉलो कर रहे हैं वो है वेदांत, जो वेद व्यास द्वारा बताई गई चीज। वेदांत यानी मीमांसा, वो भी उत्तर, पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा, 2 दर्शन है। उसमें से दूसरा उत्तर मीमांसा यानी वेदांत का अभ्यास हम वेद व्यास जी द्वारा बताया गया, उस आधार पे हमारी जीवन प्रणाली चल रही है। कोई लोग योग मानते हैं, तो पतंजलि का जो योग है उसको मानते हैं, उसके हिसाब से चलते हैं। 6 अलग अलग योग है। आपको कणाद ऋषि के द्वारा बताया गया और उनसे पहले जो वेदों में बताया गया है, उस सारी चीजों का अनुभव हो जाएगा अगर आप इस इलेक्ट्रॉन को समझो। क्योंकि जो आप में है, जो मेरे में है, और मैं आपके कंट्रोल में नहीं हूं, न आप मेरे कंट्रोल में हो, और हम किसी के भी कंट्रोल में नहीं है। तो क्यों नहीं है? मैं राधा जी के ऊपर अगर बहुत ज्यादा कुछ प्रभाव डालूं तो राधा जी कहेंगी कि एक मर्यादा तक ठीक है सर, अब मैं आपका नहीं सुन सकता। ऐसे ही जीवन में हम अगर सबका सम्मान करते हैं तो जीवन बहुत खूबसूरत है। थोड़ा भी अगर हम किसी को दबाते हैं, थोड़ा भी अगर किसी के साथ हम संघर्ष करते हैं, थोड़ा भी हम किसी के साथ अपने अस्तित्व को प्रबल करने की बात करते हैं, तो सामने वाला आदमी अत्यधिक गतिपूर्णता से आपसे दूर चला जाता है। या तो आपका संघर्ष हो जाएगा, या आपकी और उसकी कोई न कोई अनबन हो जाएगी, या वो आपसे भाग जाएगा दूर। क्योंकि आपके शरीर के, सबके शरीर के अंदर जो खाली जगह है, उसमें एकमात्र अत्यधिक शक्तिशाली कोई घटक, कोई चीज है, वो है ऋण भारित इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन का बहुत ज्यादा प्रभाव टेस्टोस्टेरोन पे है। टेस्टोस्टेरोन का सबसे महत्वपूर्ण स्थान अनामिका है, और अनामिका का जो महत्वपूर्ण मस्तिष्क का हिस्सा है, उसके अंदर आपकी अंतस्थ ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्लैंड यानी आज्ञा चक्र का स्थान। इस ये सारी श्रृंखला आप अगर समझ लेंगे तो बड़ी मजेदार जानकारी आपके जीवन में मिलेगी। महिलाओं में टेस्टोस्टेरोन बहुत कम होता है, क्योंकि महिलाओं को एस्ट्रोजन दिया गया है, और एस्ट्रोजन का काम महिलाओं में मातृत्व के भाव को और समर्पण के भाव को बढ़ाना। पुरुषों को टेस्टोस्टेरोन दिया है, और यही पुरुषों में और महिलाओं में प्रमुख विभाजन है। महिलाओं में टेस्टोस्टेरोन है, लेकिन बहुत कम मात्रा में, ना के बराबर। पुरुषों में बहुत ज्यादा है। अब ये कहां से आता है, कैसे आता है, ये भी मुझे आपको बताना है। बहुत कैसे एकाएक से टेस्टोस्टेरोन पुरुषों में बढ़ता है, महिलाओं में क्यों कम रहता है, और इसका आपके विज्ञान से क्या संबंध। और एक बात मैं पिछले हफ्ते आपको बता चुका हूं, थोड़ी वेद भाई साहब नहीं थे और 1-2 जनों की थोड़ी जिज्ञासा है, तो थोड़ी कुछ बता देता हूं प्रमुख बातें। मेल टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन विथ एज। देखिए यहां पे मैंने बढ़ती उम्र के साथ टेस्टोस्टेरोन के निर्माण का एक अभ्यास, एक अनुपात यहां पे दिया। 20वें साल टेस्टोस्टेरोन बहुत ज्यादा रहता है, और हम 20वें साल बहुत ज्यादा ऊर्जा से भारित रहते हैं। हमें दुनिया को बदलने की और दुनिया के साथ लड़ने की, दुनिया को अपने बस में करने की और दुनिया से आगे जाने की तीव्र इच्छा होती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स का वहां प्रभाव बहुत ज्यादा है। और उस समय आपके शरीर में टेस्टोस्टेरोन शुद्ध मात्रा में 100% है। 20 से 30 थोड़ा कम हो गया, 30 से 40 और कम हो गया। 40 के बाद आप ये समझ लेना, हर साल 1% से 2% टेस्टोस्टेरोन कम होते जाता है। शरीर उसका प्रोडक्शन नहीं कर पाता है। हमारे जीन्स के अंदर
हमारे डीएनए के अंदर ऐसी आज्ञा लिखी गई है कि इसका प्रोडक्शन कम कर दो, और उसका प्रोडक्शन कम होते होते 50, 60, 70, 80, 90 की उम्र में ये बिल्कुल ना के बराबर हो जाता है। इससे क्या फर्क पड़ता है? देखिए, इफेक्ट्स ऑफ टेस्टोस्टेरोन डिफिशियंसी। आपकी अनामिका कितने महत्वपूर्ण चीज को हैंडल कर रही है, ध्यान में लीजिए। अगर मेरा टेस्टोस्टेरोन कम हो गया, मेरे बाल झड़ जाएंगे। 50 के बाद तेजी से बाल झड़ने लगते हैं। इंक्रीज इन द रिस्क ऑफ हार्ट डिसीजेस, अटैक एंड स्ट्रोक। आपकी हृदय से संबंधित सारी बीमारियां बढ़ सकती हैं। मसल्स की ताकत आपके शरीर की कम हो जाएगी, हड्डियों की ताकत कम हो जाएगी, आपके यौन क्षमता की ताकत कम हो जाएगी। मस्तिष्क का सबसे महत्वपूर्ण, इंक्रीज में मूडीनेस, डिप्रिसिएशन, इनएबिलिटी टू कॉन्सेंट्रेट, फेलिंग मेमोरी। देखिए कितनी महत्वपूर्ण बातें यहां पे हो रही है। अभी सारे नकारात्मक भाव हो गए, मस्तिष्क में क्या कर दिया इसने? हम बहुत ज्यादा चंचल हो गए, हम बहुत ज्यादा संवेदनशील हो गए, हमारा मूड बार बार बदल रहा है। मैं कभी भी किसी के ऊपर भी गुस्सा करता हूं और किसी के साथ मेरा अचानक से एकदम अच्छा भी हो जाता है। डिप्रेशन, आप में गहरा निराशा आ जाता है। एकाग्र होने की क्षमता कम हो जाती है। ध्यान में लीजिए, हमें 50 के बाद तो बड़ी गंभीरता से एकाग्र होने का अभ्यास करना चाहिए, क्योंकि टेस्टोस्टेरोन कम हो रहा है। तो कम होने वाली चीज को हम रोक नहीं सकते। अभ्यास करते रहेंगे तो संभव है हम टेस्टोस्टेरोन की मात्रा बचा लेंगे, क्योंकि शरीर की जरूरत बढ़ेगी तो शरीर उसको बढ़ाने की तरफ ध्यान देगा। अगर आप अभ्यास नहीं करेंगे, आपका शरीर कहेगा वैसे भी अभ्यास की या कोई स्थिति है नहीं और प्रोडक्शन कम ही करना है तो कम कर दो। तो 50, 55, 60 के बाद आपको नए कुछ पढ़ने की इच्छा रहती नहीं, कम हो जाती है। मैं सौभाग्यशाली हूं कि आप 50 से ऊपर वाले भी बहुत सारे महानुभाव यहाँ पे बैठे जो मुझे सुन रहे हैं और पढ़ रहे हैं, और बड़ी गंभीरता से पढ़ रहे हैं। तो संभवतः आपके अंदर टेस्टोस्टेरोन की मात्रा पुनः स्थिर हो जाएगी, बढ़ेगी तो नहीं, लेकिन जो घट रही है वो रुक जाएगी। फॉलिंग मेमोरी, सबसे महत्वपूर्ण काम, आप भूलने लगते हो, इसलिए अभ्यास करो, भूलो नहीं। आपके शरीर में टेस्टोस्टेरोन और इलेक्ट्रॉन आपसे गहराई से जुड़े हुए हैं। यह संबंध कोशिकीय स्तर पर रेडॉक्स बायोलॉजी के माध्यम से होता है। यह वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा आपकी कोशिकाएं ऊर्जा उत्पन्न करने और स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण करती है। आपका स्वास्थ्य सबसे महत्वपूर्ण, आपका स्वास्थ्य आपकी अनामिका उंगली में है। बिल्कुल गंभीरता से समझ लीजिए, आपकी अनामिका उंगली इतनी महत्वपूर्ण है, इसकी लंबाई को आपको बड़ी गंभीरता से लेना, और इसकी लंबाई का अनुपात अगर आपके शरीर में कम ज्यादा है तो उससे संबंधित बीमारियों के लिए आपको सावधान रहना होगा। आपकी कोशिकाएं, आपकी टिश्यूज, आपके सेल्स एनर्जी बनाते हैं, और आपके जीवन को स्वस्थ रखने की भूमिका आपके इलेक्ट्रॉन के माध्यम से अनामिका के पास दी गई है। आपके शरीर में टेस्टोस्टेरोन और इलेक्ट्रॉन के बीच गहरा सीधा संबंध है। टेस्टोस्टेरोन एक इलेक्ट्रॉन मध्यस्थ के रूप में काम करता है, जिसका अर्थ यह है कि इलेक्ट्रॉन के साथ शारीरिक रूप के परस्पर क्रिया करके यह नियंत्रित करता है कि आपकी कोशिकाएं ऊर्जा कैसे उत्पन्न करें, तनाव को कैसे संसाधित करेगी, और समग्र जीवन शक्ति को कैसे बनाए रखेगी। आखिरी दो लाइंस पे थोड़ा मैं पुनः आपको लेके जाता हूं। इलेक्ट्रॉन के साथ शारीरिक रूप से पारस्परिक क्रिया करने के लिए ये क्या करती है अनामिका? कोशिकाएं ऊर्जा कैसे उत्पन्न करती है इसके ऊपर ये ध्यान देती है, और इसका उत्पन्न, इसका प्रोडक्शन बढ़ाती है। तनाव को कैसे संसाधित करें? मित्रों, हमारे जीवन का अगर सबसे बड़ा कोई महत्वपूर्ण हिस्सा है तो तनाव है। मैंने आपको
पीछे भी बताया था कि हमें 6 सेकंड थ्योरी के बारे में हमेशा जानना है। जब भी आपको स्ट्रेस आए, तान आए, तनाव आ जाए, आप बहुत परेशान दुखी हो जाओ, उस चीज को 6 सेकंड के लिए आप दूर कर दो, या उसके लिए फिर आप उल्टे नंबर गिनना चालू कर दो, दीर्घ श्वसन कर लो, जो भी आपको समझ में आए, उस चीज से दूसरी जगह निकल जाओ। मेरा किसी के साथ लड़ाई झगड़ा हो रहा है तो मैं मुझको काम करना है, वहां से तुरंत निकल के दूसरी जगह जाना। अगर वही ठहरना है तो दीर्घ श्वसन करें या उल्टे अंक गिने, जिससे 6 सेकंड कार्टिसोल का आपके अंदर का प्रभाव कम हो जाएगा। अब ये कार्टिसोल कौन है? आपके अंदर जो निगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन है वो तुरंत कार्टिसोल नामक एक न्यूरोट्रांसमीटर को बनाते हैं, और जो सीधे आपको हार्ट अटैक देता है, आपकी पूरी एनर्जी डाउन कर देता है, आपके शरीर में कंप आ जाता है, आपका शरीर हिलने लगता है अपने आप, बहुत ज्यादा स्ट्रेस में। आपको ध्यान में ये लेना है कि अनामिका कोई आम चीज है नहीं। अनामिका का तर्जनी के साथ अनुपात, अनामिका का मध्यमा के साथ अनुपात, और अनामिका की लंबाई, ये बहुत महत्वपूर्ण आपके जीवन का हिस्सा है। और जब भी अनामिका बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, बहुत ज्यादा एनर्जी आ जाती है, फिर हम जुआरी बन जाते हैं, हम बहुत ज्यादा रिस्क लेने लगते हैं, हम जरूरत से ज्यादा कोई भी कार्य करने में विश्वास करने लगते हैं, क्योंकि हमारे पास ऐसी क्षमता आ जाती है जो हमारे अंदर एनर्जी बढ़ाने का काम करती है। लेकिन अनामिका जैसे ही कम होने लगती है, हमें समस्याओं से जूझने में बहुत दिक्कत होती है। हम समस्याओं को संसाधित नहीं करते, उनको हम हल नहीं करते, और समस्याएं हमारे लिए गंभीर बात बन जाती है, और आगे चल के यही समस्याएं हमारे जीवन को या तो नकारात्मक दिशा में लेके जाएगी या खत्म करने की दिशा में लेके। हमने पिछली कक्षाओं में देखा होप एक्सपेरिमेंट। डॉक्टर कर्ट रिकर्ट ने बताया था कि आपको सदैव आशावादी रहना होगा। चूहों के ऊपर किया हुआ एक एक्सपेरिमेंट हमने बताया था। तो ये इलेक्ट्रॉन्स जो जो किसी के नियंत्रण में नहीं है, क्या है इलेक्ट्रॉन? देखिए मैं आपको बताता हूं। क्वांटम टनलिंग और टेस्टोस्टेरोन निर्माण क्वांटम भौतिक में एक नियम की एक कण जैसे है। जो ये जो कण है, जैसे इलेक्ट्रॉन या ये प्रोटॉन है, ये किसी भी ठोस दीवार को बिना तोड़े भूत की तरह इधर से उधर पार जा सकते हैं, जिसे हम क्वांटम टनलिंग कहते हैं। मित्रों, हम कई बार रहस्यमय वर्तन कर लेते हैं, एकाएक से अत्यधिक क्रोधित हो जाते हैं, अत्यधिक किसी के ऊपर भरोसा कर लेते हैं, बहुत दुखी हो जाते हैं, बहुत, मतलब हमारे पूरे विवेक, हमारी बुद्धि, हमारी सहन शक्ति, सबका एकाएक से लोप हो जाता है, सारी चीजें एक किनारे लग जाती है, हम एकाएक रहस्यमयी वर्तन करने लगते हैं। और ये विशेष रूप से हमारे पास एक टेंटेड आर्च नाम का एक आर्च है। उंगली में जब डर्मेटोग्राफिक्स पढ़ाते हैं तो ये बहुत महत्वपूर्ण, वहां पे एक पढ़ा हुआ था टेंटेड आर्च। इन लोगों में तो रहस्यमय वर्तन इतना ज्यादा है कि कई बार इनके घर वाले भी एकदम परेशान हो जाते, भाई ये क्या हो गया इनको, एकाएक से एकदम एकदम अलग रूप कैसे? तो ये जो प्रोटॉन है ना, ये माफ करिए इलेक्ट्रॉन जो है ना, ये किसी भी ठोस दीवार को बिना तोड़े भूत की तरह इधर से उधर पार जाने की क्षमता रखते हैं। इसे कहते हैं क्वांटम टनलिंग। अगर हम इनके ऊपर नियंत्रण ला सके, देखिए मैं बहुत गहरी बात बता रहा हूं, हमारे जो ऋषि मुनि है ना, उन्होंने इसके ऊपर काम किया। इलेक्ट्रॉन्स किसी के बस के नहीं है, इलेक्ट्रॉन को आज तक कोई कंट्रोल नहीं कर। इलेक्ट्रॉन हमें अगर जाते हुए दिख रहे हैं और हमारा ध्यान नहीं है, तो वो अपनी अपनी दिशा में चलते रहेंगे। हमने उनको एकाएक से देख लिया तो वो अपना रूप ही बदल देते हैं, वो अपना रूप बदल देते हैं, किसी और दिशा में चल जाते हैं और रूप में चल जाते हैं। हमने हमारा ध्यान हटा दिया, वापस किसी दूसरी
रूप में चले गए। ये बहुत रहस्यमयी चीजें हमारे शरीर के अंदर बैठी है। तो हमें अगर इस चीज के ऊपर काम करना आ गया, हमने अगर इन चीजों को नियंत्रित करना सीख लिया, पिट्यूटरी ग्लैंड के माध्यम से आज्ञा चक्र को अगर हम विकसित कर लेते हैं मित्रों, इन प्रोटॉन और इन इलेक्ट्रॉन के साथ हम दुनिया की किसी भी कोने में किसी भी क्षण जा सकते हैं। मैं अभी इंडिया में बैठा हूं, इसी क्षण मैं बगैर किसी माध्यम से सीधा अमेरिका में मैं जाके सबके सामने आ सकता हूं। ये इतनी शक्तिशाली, ये आपके पास एक ऋण माइनस एनर्जी वाले कण है। हमेशा ध्यान रखें, आपके अंदर एक शैतान अगर कोई बैठा है तो वो है इलेक्ट्रॉन। इसका आपसे कोई लेना देना नहीं है। इसको नियंत्रित करने में पिट्यूटरी का लंबा समय चला जाता है। इलेक्ट्रॉन की रहस्यमय वर्तन पद्धति, इलेक्ट्रॉन के एकाएक से आज्ञा तोड़ने के स्वभाव के कारण कई बार हम लोगों को, दुनिया को, सबको बोलते हैं हम किसी का नहीं सुनेंगे, जो हमें करना है वो करेंगे। हमारी मनमानी एकाएक से नकारात्मक दिशा में जाती है और लगभग सभी लोगों के साथ ये जीवन में होता है, सभी लोग। तो ये इलेक्ट्रॉन है, इसका सारा काम आपकी अनामिका के पास है। अनामिका की लंबाई कम है, अनामिका की लंबाई ज्यादा है, उसको आपको नियंत्रित करना होगा। हिंदू धर्म में तिलक लगाया जाता था, आज तिलक लगाना बहुत कम हो गया। हम मंदिरों में जाते हैं तो उतना कुछ पल के लिए, कुछ मिनटों के लिए हम तिलक तो लगा लेते हैं, लेकिन तिलक लगाना बहुत महत्वपूर्ण है। महिलाओं में सौभाग्य का जो सबसे प्रमुख लक्षण है वो है उनके सर पे जो लगा हुआ लाल कलर का टीका, या जिसे हम उनकी बिंदी कहते हैं, और वहीं पे पुरुष लोग भी अपना टीका लगाते हैं। तो ये किस लिए है? वो मैं एक चीज पूछना चाहता था। एक मिनट में मैं पूरा कर लूं। ये जो जगह है वो आपके पिट्यूटरी का स्थान है। महिलाओं में टेस्टोस्टेरोन की मात्रा कम है। पिट्यूटरी के निरंतर आप अगर रोज बिंदी लगाते हो तो कुछ पलों के लिए आप वहां पे उंगली से दबाते हैं और वो पिट्यूटरी एक्टिव हो जाए। वैसे पुरुष भी जब तिलक लगाते हैं तो कुछ पलों के लिए वो जगह आप दबाते हो, और ये निरंतर जब आप करते हो तो आपकी पिट्यूटरी बहुत अच्छे काम करती है, आपका आज्ञा चक्र खुलने का काम चालू हो जाता है। तो महिलाओं के लिए आज की तारीख में उस टिक्की का महत्व एक सौंदर्य के दृष्टि से रहा है, लेकिन उसके पीछे बहुत बड़ा हमारा सनातन हिंदू धर्म का अभ्यास छिपा है। हमें पिट्यूटरी के ऊपर कैसे काम करना है ये हमारे अभ्यास का हिस्सा नहीं। उसके लिए बहुत सारे मनोवैज्ञानिक मार्ग है जिससे हम पिट्यूटरी की क्षमता को बढ़ा सकते। हमें यहाँ पे इतना ही देखना है कि ये बहुत सारे नटखट और किसी को ना सुनने वाले अत्याधिक मनचले इलेक्ट्रॉन्स जो है हमारे जीवन की संपूर्ण उथल पुथल के वो कारण है। हमारे जीवन में हम जो भी करते हैं वो हमारे सबकॉन्शियस से जो सारी बातें हमारे पास आ रही है उसके आधार पे करते हैं। मान लीजिए मेरा और राधा जी का कभी झगड़ा हो गया, तो मैं उसके बाद जब उनसे मिलूं तो मैं थोड़ा सा बुझा बुझा सा रहूंगा, थोड़ा सा सहमा सा रहूंगा, थोड़ा सा डरा सा रहूंगा, या फिर मैं थोड़ा गुस्से में रहूंगा, कुछ भी हो सकता। अब ये मेरा वर्तन कौन सा, किस प्रकार, कैसे होगा, ये कौन तय करेगा? मेरी सबकॉन्शियस से आने वाली जानकारी। और मैं जिस वक्त राधा जी से मिलूंगा तब मैं कैसे बिहेव करूंगा पिछले जानकारी के साथ, वो मैं आज नहीं बता सकता, क्योंकि ये जो निगेटिव इलेक्ट्रॉन है इनके वर्तन पर किसी का भी जोर नहीं है। इसके वर्तन पर किसी का भी जोर नहीं है। ये कैसे वर्तन कर देंगे और वो किस दिशा में देंगे, ये बहुत बड़ा आगे आपको ये अभ्यास देना है। तो ये ध्यान में लीजिए कि मैं क्या कर रहा हूं, मैं क्यों कर रहा हूं, मैं कैसे कर रहा हूं, ये सारी मेरी अनामिका उंगली कंट्रोल कर रही है। मेरे पूरे बॉडी का कंट्रोल मध्यमा के पास है। तर्जनी का काम है मेरी महत्वाकांक्षा को बढ़ाना और एस्ट्रोजन का बैलेंस।
लेकिन अनामिका का काम है मेरे जीवन के संपूर्ण शरीर चक्र को नियंत्रित। इसीलिए इस उंगली का महत्व सबसे ज्यादा है। इसके अंदर ही आप रिंग पहनाते हो और आप आपके मस्तिष्क को याद दिलाते हो कि भाई मैंने मेरा जीवन साथी चुन लिया है, और उसका ये प्रमाण है, अब इनको भुलाना नहीं है। तो ये वैज्ञानिकों ने ये पाया कि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स निर्माण कुछ विशेष एंजाइम की रासायनिक प्रक्रिया द्वारा होता है। वैज्ञानिकों ने पाया है कि ये एंजाइम टेस्टोस्टेरोन बनाने के लिए सामान्य गति से काम नहीं कर सकते, वे बहुत धीमे होते हैं। इन एंजाइम को तेजी से काम करने के लिए इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का क्वांटम टनलिंग का सहारा लेना पड़ता है। देखिए, मेरे पास अगर टेस्टोस्टेरोन निर्माण करना है तो वो निर्माण करने के लिए मेरी पिट्यूटरी ग्लैंड को किसकी मदद लेनी है? इलेक्ट्रॉन, जो नकारात्मक भारित है। प्रोटॉन की भी जरूरत है जो सकारात्मक है, लेकिन नकारात्मक की क्षमता यहाँ पे बहुत बड़ी है। वे पलक झपकते ही ऊर्जा की बाधाओं को पार कर सकते हैं, जिससे आपके शरीर में सही समय पर टेस्टोस्टेरोन बनता है। इलेक्ट्रॉन वेब पार्टिकल इंड्यूलिटी और माइटोकॉन्ड्रिया, ये डबल स्प्लिट नाम का एक बहुत बड़ा प्रयोग एरिक श्रोडिंगर नाम के एक आदमी ने किया, और उसका हमारे हास्य सामुद्रिक से बहुत करीबी संबंध है। एरिक श्रोडिंगर 1936 में नोबेल जिनको मिला, माफ करिए 1934 है शायद, श्रोडिंगर जी को 1934 में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की कार्य प्रणाली पर संशोधन करने के लिए नोबेल दिया गया। उनका एक संशोधन है, अगर आप में से किसी को और थोड़ा इसमें गहरा जाना है, श्रोडिंगर कैट एक्सपेरिमेंट। श्रोडिंगर कैट एक्सपेरिमेंट, ये बहुत रहस्यमयी बातें हैं आपके शरीर के अंदर जो कुछ हो रहा है ना उसको समझने के लिए। उन्होंने ये देखा था कि ये सारे जो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन है, ये ऐसे तो शांति से चल रहे हैं जब तक हम उनको देखते नहीं, लेकिन अगर हम उनको एक्सपेरिमेंट करते हुए देख भी ले तो उनको पता चलता है हम उनको देख रहे हैं, और वो तुरंत किसी भी रूप में बदल जाते हैं। कौन से रूप में बदलेंगे मालूम नहीं, बहुत गंभीरता से लीजिए। हम जब भी इलेक्ट्रॉन को देखते हैं तो वो किसी भी रूप में तुरंत बदल जाते हैं, और जैसे ही हमारी नजर हटी वो पुनः अपनी दूसरी दुनिया में अपने अपने रास्ते से चलने लगते हैं। अब महत्वपूर्ण बात लीजिए, हमारे मस्तिष्क में सारी यादों का अगर कोई स्थान है तो वो है आपकी अनामिका, टेम्पोरल लोब। हम अक्सर यादों के सहारे आगे चलते हैं, सबकॉन्शियस को लेके आगे चलते हैं। आज तक हमने बाएं हाथ को, लेफ्ट हैंड को गैर जिम्मेदार माना है, और हम पंढरपुर के रिसर्च वाले हम बोलते हैं कि सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बायां, आपका बायां हाथ है, लेफ्ट हैंड, क्योंकि 90% जानकारी वहीं से आ रही है। मैंने अभी मिसाल दी थी कि राधा जी का मेरा, मान लीजिए अगर कभी मन मुटाव हो गया तो मैं जब भी राधा जी से मिलूंगा तो पुरानी यादों के साथ मिलूंगा, और पुरानी यादों के साथ जब भी मैं मिलूंगा और मैं जब राधा जी को देखूंगा, यानी मैं उस इलेक्ट्रॉन को देखूंगा, तो वो इलेक्ट्रॉन कैसे बिहेव करेंगे, कैसे वर्तन करेंगे, ये मैं भी नहीं बता सकता, राधा जी भी नहीं बता सकते, कोई भी नहीं। तो हमें ईश्वर ने एक सबसे महत्वपूर्ण बात बताई है, हमें माफ करना होगा जीवन में सबको, हमें भूलना होगा हर चीज, हमें सदैव सकारात्मक ऊर्जा के साथ चलना है, क्योंकि हमारे कार्य में नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बहुत ज्यादा है। हम नकारात्मक ऊर्जाओं को लेकर अगर इलेक्ट्रॉन को देखेंगे, वो कुछ ऐसा वर्तन कर देंगे कि हमारे रिश्तों में और बड़ी दरार आ जाएगी, गलत दिशा में रिश्ते चले जाएंगे। और जो भी आज दुख है पृथ्वी पे, जो भी तनाव है, जो भी एक दूसरे के प्रति हम एक बहुत ज्यादा निगेटिव माइंडसेट लेके चल रहे हैं, अहंकार लेके चल रहे हैं, एक अपना खुद का बहुत ज्यादा आत्मविश्वास लेके चल रहे हैं, दूसरों को कम दिखना और खुद को श्रेष्ठ मानना, ये सारा निगेटिव इलेक्ट्रॉन्स का काम है।
अगर हम अच्छे भाव रखें, सबको माफ करें, सबको भुला दे, सबकी गलतियां भुला दे, निगेटिव इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर हमारे पॉजिटिव दृष्टिकोण का बहुत गहरा असर होता है और वो पॉजिटिव बिहेव करने लगते हैं। उनका कार्य एकाएक से रचनात्मक और सृजनात्मक और निर्मित का चालू हो जाता है। वो नकारात्मकता का भाव कम करके वो कुछ अच्छे कार्यों की दिशा में लेके जाने के लिए हमें बाध्य करते हैं, सहायता देते हैं। तो याद रखें, अनामिका एक मध्यवर्ती याद रखने का केंद्र है, जिसका नियंत्रण पिट्यूटरी ग्लैंड के पास है, जिसका प्रभाव आपके टेस्टोस्टेरोन पे है। टेस्टोस्टेरोन का और इलेक्ट्रॉन का बहुत गहरा संबंध है। इलेक्ट्रॉन बड़े ही नटखट, किसी के भी पकड़ में ना आने वाले, अत्यधिक मन चले, अपनी ही इच्छा से चलने वाले नकारात्मक कण हैं। आपके पास अगर घर में कोई काम वाली मौसी आती है, बर्तन बनाने वाली, सफाई कर, आप उससे थोड़ा सा नाराजगी का स्वभाव बनाए, नाराजगी का दृष्टिकोण रखे, उस महिला का वर्तन बहुत चमत्कारिक हो जाता। आपने थोड़ा सा हल्का सा विरोध बताया, वो आपके साथ लंबे विरोध में चली जाती है। ये इलेक्ट्रॉन ऐसे। आपने थोड़ा सकारात्मक बताया तो उसका बर्ताव कुछ हद तक सामान्य हो जाए। लेकिन आप जब भी किसी के साथ भी जीवन में नकारात्मक भाव बनाएंगे, सामने वाले व्यक्ति का नकारात्मक भाव कई गुना बढ़ जाएगा। तो अब आपको तय करना है, आपको पुरानी यादों के साथ नकारात्मक भाव के साथ जीना है या माफ कर दो, भूल जाओ के तरीके से जीवन में आगे बढ़ना है। आपको अगर खुशी चाहिए तो माफ करना होगा और भुला देना होगा। आपको अगर दुख चाहिए तो सारी पुरानी यादें संजो के रखिए और इन नटखट इलेक्ट्रॉन्स के माध्यम से और जीवन को पेचीदा बनाएं और दिक्कत करें। और उसका गहरा असर किस चीज पे होगा? आपके बाल झड़ेंगे, हृदय रोग की दिक्कतें बढ़ सकती है, मसल्स की क्षमता कम हो जाएगी, हड्डियां मजबूत नहीं रहेगी, आपके यौन क्षमता में निरंतर घट आएगी, आपकी पेट की चमड़ी और फैल जाएगी और ज्यादा हो जाएगी नकारात्मक भाव के कारण। ध्यान में लीजिए, बहुत सारे लोगों का वेट बढ़ने लगता है एकाएक से। तो आप ध्यान में लीजिए, उनकी अनामिका का संतुलन कैसे उसको देखना होगा। अगर अनामिका बहुत ज्यादा बड़ी है तो इनमें नकारात्मकता और अत्यधिक संवेदनशीलता बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। बहुत सेंसिटिव आदमी निगेटिव इलेक्ट्रॉन के साथ बहुत कुछ निगेटिव कर जाता है, उसकी तबीयत ही बढ़ने लगती है। जितने आप डिस्टर्ब रहेंगे उतनी आपकी तबीयत बढ़ेगी, आप मोटे हो जाओगे। जितने खुश रहोगे, जितने आप माफ करोगे, जितना आप शांत हो जाओगे, जितने आप हर चीज को भुला दोगे, कोई टेंशन नहीं रखोगे, आप तबीयत आपकी स्लिम हो जाएगी। तो ध्यान रखें, आपकी तबीयत का और आपके इलेक्ट्रॉन का, आपकी तबीयत का आपकी पुरानी दुखद यादों का करीबी संबंध है। और आपका सबसे अगर नुकसान कुछ अनामिका के इस इम्बैलेंस के कारण होता है, वो है आपका स्वभाव बहुत ही मनचला हो जाएगा, एकाग्र नहीं हो पाएगा और आपकी मेमोरी जो है वो अपनी क्षमता को खो देगी। धीमी गति से मेमोरी का काम कम होने लगेगा, आप भूल जाओगे और फिर आगे जाके आपको अल्जाइमर या आपको भुलाने के बहुत सारी बीमारियां जो है वो आपके जीवन में आ सकती है। तो अनामिका को इतनी गंभीरता से ले, अनामिका को कभी भी कम ना समझे और अनामिका के साथ एक अच्छा संतुलन बना के जीना है। अपने इर्द गिर्द जो भी समाज है उसके साथ भी एक संतुलन बनाना है। किसी के प्रति कोई नकारात्मक भाव नहीं रखना है, अन्यथा इलेक्ट्रॉन्स आपको बहुत तकलीफ देंगे। अब कुछ इसके सवाल है, अभी कोई पूछ रहा था शायद, तो किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लो, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। सर क्वेश्चन है कि हम लोग टेस्टोरेंट को कैसे बढ़ाएं जब पता है कि हमारे टेस्टोरेंट जैसे जेंट्स में मेल में ज्यादा होते हैं, तो उसको
मतलब लेडीज कैसे इसको बढ़ा सकती हैं, जेंट्स कैसे बढ़ा सकते हैं कि जिससे कि उनका सारी जो प्रॉब्लम्स हैं वो थोड़ी सॉर्ट आउट हो। जी जी जी। देखिए, इसके लिए तो बहुत सारी दवाइयां हैं टेस्टोस्टेरोन बढ़ाने के लिए। और बहुत पुरानी मान्यता प्राप्त दवाई शिलाजीत है। आपको दवाइयां नहीं लेनी है, आप योगाभ्यास करो, आप ध्यान करो, और ये सारी जानकारी आपको योगाभ्यास में मिल जाएगी, आयुर्वेद में मिल जाएगी। और मैं तो कहता हूं, आप सबको माफ करो, सबकी गलतियां भुला दो, आपका टेस्टोस्टेरोन तेजी से बढ़ेगा। इससे ज्यादा अच्छी कोई दवाई नहीं। महिलाओं को टेस्टोस्टेरोन की जरूरत नहीं है, उनके पास थोड़ा बहुत टेस्टोस्टेरोन है। उनको चाहिए संतुलन अनामिका के साथ एस्ट्रोजन के माध्यम से। महिलाओं की अनामिका बढ़ती है तो महिलाओं में पुरुषों के भाव बढ़ते हैं। ये महिलाएं सामाजिक कार्य में चलती हैं। ये महिलाएं पुरुषों के काम, जो जोखिम के काम है, जो पारिवारिक जिम्मेदारी के काम है, जो जीवन के लिए धन चाहिए उसको कमाने के काम है, ऐसे कामों में ये महिलाएं सक्षम हो जाती है। जो पारिवारिक सुरक्षा का हिसाब है, ये महिलाएं वहां पर भी पुरुषों के समान डट के खड़ी हो जाती है। और इनमें उस चीज को नियंत्रित करने का बहुत अच्छा भाव तर्जनी के पास दिए गए एस्ट्रोजन और अनामिका के टेस्टोस्टेरोन के संतुलन से आए। इनकी तर्जनी अगर महिलाओं की प्रमाणित है और अनामिका पुरुषों जैसी थोड़ी ऊपर चली जाती है, ये महिलाएं सामाजिक जीवन में बहुत अच्छा काम कर सकती है। इनका जीवन घर का नहीं बल्कि समाज का होता है। इनको रोटी बनाना, बर्तन बांधना, झाड़ू पोछा लगाना ये काम पसंद नहीं होते। ये बोलेंगी कि मैं समाज में जाऊंगी, पैसा कमाऊंगी, मैं घर बनाऊंगी, मैं सामाजिक कार्य करूंगी, मैं सुरक्षा करूंगी परिवार की, ये सारे काम। तो बढ़ाने के लिए आपके पास आयुर्वेद है, साइकोलॉजिकल बहुत सारी ट्रीटमेंट्स है, और सबसे बेहतरीन ट्रीटमेंट है माफ करो और भूल जाओ। दूसरों की गलती को भूल जाओ और उनको माफ कर दो। आप खुश रहो, आप खुश रहेंगे तो आपके जीवन में टेस्टोस्टेरोन तेजी से बढ़ेगा। और वो उम्र के साथ घट रहा है तो कम से कम घटते वक्त वो तेजी से नहीं घटेगा, वो उसकी घटने की मात्रा कम हो जाएगी। उसके अंदर जो बहुत महत्वपूर्ण शैतान बैठा है इलेक्ट्रॉन, वो कंट्रोल में आ जाए। आपको इलेक्ट्रॉन्स पे कंट्रोल करना है। इलेक्ट्रॉन निगेटिवली चार्ज रहे, आपके हाथ से उल्टा पुल्टा हो, इसका ही प्रबंध वो ज्यादा करते हैं। अच्छे काम करने में बहुत दिक्कत है, बुरे काम बहुत आसानी से हो जाता है। किसी की गॉसिप बहुत जल्दी से हम करते हैं, लेकिन किसी के प्रति अच्छे शब्द बोलने में हमें बहुत दिक्कत होती है, क्योंकि वो निगेटिव चार्ज जो इलेक्ट्रॉन है वो हमें कभी भी अच्छे काम की तरफ जाने ही नहीं देते। इसलिए योगाभ्यास, ध्यान और चिंतन, यही रास्ते हैं आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड या फिर आपके अज्ञात चक्र को जागृत करने के। कलयुग में कहा है कि 4 युग है और 4 युग में भगवान को पाने के अलग अलग बहाने दिए हैं। जैसे सतयुग में बहुत ज्यादा होम हवन यज्ञ करेंगे तो आपको भगवान मिलेंगे। वैसे कलयुग में इतना ही बताया है, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। बस भगवान का नाम ले लो, आपके अंदर की सारी दिक्कतें कम होने लगेगी। और सर्वश्रेष्ठ काम, आप राम नाम का जप करो तो आपके जीवन के सारी दुविधा, सारे आपत्तियों का नाश हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन्स की जो नकारात्मक कार्य प्रणाली है वो धीमी हो जाएगी, टेस्टोस्टेरोन बढ़ जाएगा और आपके जीवन की सारी विपत्तियां खत्म हो जाएगी। ये विज्ञान से हटके है, लेकिन विज्ञान कहता है राम नाम में जितनी क्षमता है, जितनी ताकत है, वो दुनिया के किसी भी शब्द में नहीं है। और राम नाम एक ही शब्द है जो अत्याधिक ऊर्जा आपके बदन के इर्द गिर्द तैयार करता है और आपके जीवन में आने वाली हर दुविधा का नाश करता है। तो मेरा ये आपके लिए बबीता जी यही एक उत्तर है। और किसी को कुछ इसके बारे में पूछना है तो बता। सर मुझे कुछ कहना है। जैसे सर आपने कहा कि पूजा पाठ करो, मंत्र जाप करो, राम नाम लो, तो ये सब क्या बृहस्पति की चीजें आपने बोली हैं।
कि इन सबसे बृहस्पति में वृद्धि होगी, है ना सर। तो और वैसे सर जैसे मैं ज्योतिष का मुझे जैसे इंटरेस्ट है, एस्ट्रोलॉजिकली जैसे किसी का धनु लग्न है, मीन लग्न है और उनका लग्नेश नीच का हो गया, पावर कम हो गई, तो हम एस्ट्रोलॉजिकली उन्हें पुखराज पहनने की सलाह देते हैं कि पुखराज पहनिए, आपका लग्नेश नीच का है, वीक है, तो उसे पावर मिलेगी। तो हम एस्ट्रोलॉजिकली तो ऐसे ट्रीटमेंट करते हैं इसको जिसका बृहस्पति वीक हो। नहीं ये सर, है सर। आप ध्यान में लीजिए, यहाँ पे बृहस्पति का कोई लेना देना नहीं। बृहस्पति यानी आपकी तर्जनी उंगली जो है वो एस्ट्रोजन के लिए बनाई गई है। हमें अनामिका के पास जो निगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स है ना, उनका प्रभाव कम करने के लिए ईश्वर का नाम लेने से एक तो नकारात्मक ऊर्जा कम हो जाती है, दूसरा दूसरों को भुला दो, दूसरों की गलतियों को भुला दो और उनको माफ कर दो, इससे बड़ी दवाई ही नहीं है जीवन में। एक्चुअली सर इलेक्ट्रॉन्स को शांत करने के लिए ये सारा उपाय है। हाँ जी बिल्कुल, इलेक्ट्रॉन को शांत करने के लिए सारे उपाय हैं। और मीनू जी आप स्वयं योगाभ्यास में बहुत ज्यादा, बबीता जी योगाभ्यास में बहुत ज्यादा काम करती है, तो आप लोगों के पास इसके कुदरती तौर तरीके बहुत प्रमाणित रूप से है कि कैसे व्यक्ति के जीवन को एक शांति दी जाए और कैसे श्वासों पे नियंत्रण और कैसे नकारात्मक भाव को कम करना। तो सर आप एक क्वेश्चन और था कि हमको अपनी अनामिका को सबल करने के लिए, स्ट्रॉन्ग करने के लिए क्या प्रयत्न करने चाहिए? क्या प्रार्थना में शक्ति है या योगा में शक्ति है कि हमारी अनामिका भी उतनी ही सुदृढ़ हो जाएगी इन प्रार्थना से? कि क्योंकि आपने बोला था कि अनामिका जिसकी स्ट्रांग है तो उसमें आपका जीवन अच्छा चलेगा, आपकी हेल्थ ठीक रहेगी। तो हम क्या करें कि हमारी अनामिका सही रहे? देखिए, महिलाओं के लिए अनामिका का अर्थ अलग है और पुरुषों के लिए अनामिका का अर्थ अलग है। सबसे पहली बात, महिलाओं का स्वास्थ्य अच्छा रहने के लिए अनामिका में उनकी तर्जनी पावरफुल है। महिलाओं की तर्जनी से अनामिका ज्यादा पावरफुल हो गई तो वो पुरुषों के काम करेगी, उनकी अच्छी ही है। उनका गुरु कैसा है इसको हमें देखना। अगर उनका एस्ट्रोजन, उनकी अगर तर्जनी की लंबाई अच्छी नहीं है, वो अगर गुरु मध्यमा के पहले पोर के आधे से नीचे है, तो उनमें जो महिला का भाव है, जो तत्व है, एक उत्कृष्ट पत्नी बनना, एक उत्कृष्ट महिला बनना, एक उत्कृष्ट पारिवारिक जिम्मेदारी निभाने वाली संवेदनशील मां बनना, ये भाव कम होते हैं। वो महिलाएं जिम्मेदारी का निर्वहन तो करती है लेकिन भाव कम हो जाता है। मुझे मां बनना है, इसके लिए पहले मातृत्व का भाव बनता है महिलाओं के अंदर और फिर गर्भधारणा होती है। गर्भधारणा ऐसे ही नहीं होती। गर्भधारणा होने के लिए भी तो माँ का दिल से पहले मातृत्व का चुनाव होता है और फिर जाके मातृत्व कुदरती तौर पे उनमें आता है। हाँ, महिलाओं की अनामिका सबल करने के लिए आपके पास ऐसा कोई कुदरती तरीका नहीं है जिससे आपकी अनामिका प्रभावी। आपको जो दिया है वो ही आपके पास आजीवन रहेगा, उसको बढ़ाने का या घटाने का आपके पास कोई रास्ता नहीं है। उसके कारण जो आपके अंदर टेस्टोस्टेरोन की गति कम होती है, उसको रोकने के लिए, जैसे आपकी उम्र अभी 50 है, आपका टेस्टोस्टेरोन आधा खत्म हो गया, वैसे भी महिलाओं में कम है। और वो 50 के बाद महिलाएं बहुत जल्दी थक जाती है क्योंकि उनमें टेस्टोस्टेरोन की मात्रा कुदरती तौर पर कम है और वो 50 के बाद तो बहुत तेजी से बुढ़ापे की तरफ जाती है। पुरुष लोग जल्दी बूढ़े नहीं होते क्योंकि उनमें टेस्टोस्टेरोन काफी हद तक बना रहता है। वो मुख्य रूप से टेस्टोस्टेरोन का ज्यादा ज्यादा मात्रा लेके चल रहे हैं। महिलाएं बहुत जल्दी थक जाती है। महिलाओं में उसको नियंत्रित करने, बढ़ाने का कोई मार्ग नहीं है। उसको नियंत्रित करने के लिए जो घट है, जो उसका नाश हो रहा है, उसको रोकने के लिए फिर आप दवाइयां हैं, योगाभ्यास है, या मैंने आप जो बताई चीज वो आप शांत हो जाओ, दूसरों को माफ कर दो और दूसरों के प्रति सद्भाव रखो।
सबसे पहली बात ध्यान में लो कि आप इलेक्ट्रॉन को जब भी देखते हो, उसका वर्तन किसी के भी हाथ में नहीं, ईश्वर के भी हाथ में नहीं। भगवान स्वयं कहते हैं कि मैं आपके कर्मों का फल नहीं दे सकता, आपके कर्म का फल आपको आपके कर्म के अनुपात में आएगा। अच्छे कर्म करो अच्छा ही आएगा, बुरे कर्म करो बुरा आएगा। आपको नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स को कैसे देखना है ये आपको तय करना है। मैं नकारात्मक भाव से देखूंगा, मेरे जीवन में नकारात्मक चीजें चालू। मैंने सकारात्मक भाव से देखा, नकारात्मक चीजें रुक के नकारात्मक की जगह सकारात्मक चीजें आना चालू हो जाएगा। बढ़ाने का कोई जरिया नहीं है, उसको संभालने का, उसको रोकने का रास्ता है। हाँ, बहुत ज्यादा रिंग फिंगर कम हो गई, बहुत ज्यादा रिंग फिंगर बढ़ गई। मैंने कल ग्रुप के ऊपर 2 फोटो डाले थे, अत्यधिक छोटी उंगलियां, अत्यधिक बड़ी उंगलियां। मुझे लगा था कि बहुत सारे लोग इसमें कुछ बहस करेंगे, लेकिन लोगों ने उसके ऊपर लाइक लगा दिए, 2-4 लोगों ने। बाकी लोगों ने वो चित्र को देख के वो आगे चले गए। आप लोगों को अगर बहुत गहराई में उतरना है तो फिर ये कक्षाएं खत्म नहीं होंगी, हमें ये सालों तक चलती रहेगी। आपके सवाल जवाब हम अलग से एक दिन में बहुत गहराई से लेंगे, नहीं तो फिर कक्षाओं का निर्वहन 50 घंटों की जगह 70-80 घंटे हो जाएंगे। आप मुझे भगा दोगे यहाँ से कि बहुत हो गया सर, अब पढ़ने की क्षमता खत्म हो गई। देखिए, अनामिका लंबाई के बारे में डॉक्टर जॉन टी मैनिंग ने बहुत शानदार एक किताब लिख दी है, फिंगर बुक। आदरणीय हाँ जी राधा जी। आदरणीय, हमने बहुत सारे हाथों पे ये चीज नोटिस करी थी, जिनकी अनामिका लंबी थी वो महिला वैसे ज्यादातर जॉब में है जी या वो गेम्स वगैरह में है, जी तो विवाह के बावजूद भी वो जल्दी से माँ बनना नहीं चाह रहे थे। जी 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 तो हमने उनके अधिकतर की जो अनामिका थी ना, वो लंबी देखी थी सर, बिल्कुल सही है। कि लेकिन उनका रुझान ही नहीं बन रहा था। परिवार वाले कह रहे थे, वो कह रहे थे कि नहीं अभी टाइम नहीं हुआ, अभी टाइम नहीं हुआ। वो ऐसे कहते हैं, जब समय आएगा हो जाएगा बच्चा। लेकिन तो एक बच्चे के प्रति उनके भाव ही नहीं बन रहे थे सर। हाँ, लेकिन एक एक बात मैं यहाँ पे आपको करेक्ट करता हूँ। अब आगे से जब भी ऐसी स्थिति देखो तो पहले मध्यमा की लंबाई गिनो, उसके अनुपात में तर्जनी की लंबाई कम है तो आप जो कह रहे हो वो बिल्कुल सही हो जाए। मातृत्व प्राप्त करने के लिए आपके पास तर्जनी की लंबाई, एस्ट्रोजन की मात्रा महिलाओं में बहुत महत्वपूर्ण है। पिता होना तर्जनी मात्र एक एक्सीडेंट है, मातृत्व एक अनुभव। आदरणीय, तर्जनी उनकी छोटी बैठ रही थी और हाँ, अनामिका तेज बिल्कुल लंबी सही। थी। तो ऐसा ही होगा। वरना मध्य में के जो पोर है तो उससे भी थोड़ी सी ऊपर जा रही थी उनकी तो। बिल्कुल सही है, तो फिर ऐसा ही होगा। मातृत्व अनुभव है, मातृत्व 9 महीने तक चलने वाली एक लंबी यात्रा है, और वो बड़े दिल से चुना हुआ एक पवित्र भाव है महिलाओं में। पिता बनना मात्र एक अपघात है, एक एक्सीडेंट है। किसी एक पल में एक आदमी पिता बन जाता है, लेकिन किसी एक पल के बाद माता 9 महीने तक और आजीवन बनी रहती है। बच्चे को जन्म देने तक और जन्म देने के बाद अंत तक वो भाव उनके अंदर बना रहता है। तो तर्जनी की लंबाई बहुत महत्वपूर्ण महिलाओं के लिए, अनामिका की लंबाई बहुत महत्वपूर्ण पुरुषों के लिए। दोनों के अनुपात बिगड़ गए, या तो ये लोग महिलाएं मां बनना नहीं चाहेगी, या पुरुषों में बहुत ज्यादा लंबी अनामिका होने से ये बहुत सारे बालकों के पिताजी बन जाएंगे। अभी इन दिनों में स्पर्म डोनेशन नाम का एक बहुत विशेष अभियान चल रहा है। हम अपने स्पर्म्स सेफली रिजर्व करके जिन लोगों को जरूरत है उनको दिए देते हैं, और उसके लिए बकायदा स्पर्म डोनेशन की बैंक चल रही है, आप सब लोगों को मालूम है। तो जिनकी अनामिका बहुत पावरफुल रहती है, बहुत ही स्ट्रांग हो गई, मध्यमा के लेवल तक बढ़ रही, तो ये लोग ऐसे कार्यों में फिर अपना रुझान देते हैं। तो ये जो है ना, ये बहुत ही रहस्यमयी बातें हैं जो अनामिका की। आप जितना दिन बात करेंगे अनामिका, मैं उतने दिन आपको पढ़ा सकता हूँ। इतनी रहस्यमयी उंगली है, इतनी रहस्य कि इसका पूरा आपके जीवन के यथार्थ से कनेक्शन है। मेरा ध्यान होगा अनामिका तय करेगी, मेरा नुकसान होगा अनामिका तय करेगी,
मेरा जो भी होगा उसका सारा सारा कंक्लूजन अनामिका के पास। तो महिलाओं को महिला बनाने के लिए और पुरुषों को पुरुष बनाने के लिए अगर सबसे बड़ा कोई विभाजन है वो है टेस्टोस्टेरोन की मात्रा। ये एक फिंगर बुक मैंने पढ़ी है। आपको अगर कभी जीवन में अतिरिक्त जानकारी लेने की इच्छा होती है तो जरूर पढ़ना, द फिंगर बुक, डॉक्टर जॉन मैनिंग। इन्होंने क्या कहा है देखिए, भविष्य डिजिटल है, सब कुछ आपकी उंगलियों में छिपा है, हस्तरेखा में कुछ नहीं छिपा है। मैं बार बार सालों से वही बता रहा हूं, हस्तरेखा तो उस पल का मिला हुआ आपको रुझान है कुदरत की तरफ से। मैंने किसी को पीट दिया तो आने वाले कुछ दिनों में कोई आके मुझे पीटेगा, इसकी सारी रचना मेरे हाथ पर बन जाए। लेकिन मैं किसी को पीट दूं, किसी को पीटने की मेरी क्षमता है, ये मेरा हाथ का आकार तय करता है। सब कुछ उंगलियों में छिपा है। भविष्य डिजिटल है, यानी आपका जो नसीब है, आपका जो फ्यूचर है वो बिल्कुल डिजिटल है, साफ दिखता है। उंगलियां जो, उनका कहना है कि किसी अजनबी की उंगलियों से, विशेष रूप से तर्जिनी और अनामिका को देखकर हम तुरंत बता सकते हैं कि उनमें दौड़ने या फुटबॉल खेलने की क्षमता है या नहीं है। वे यह भी बता सकते हैं कि क्या उस अजनबी को कम उम्र में दिल का दौरा पड़ सकता है, खतरा सामान्य से अधिक है, और यहां तक कि उनकी यौन प्रवृत्तियों के बारे में आमतौर पर सटीक, इनकी यौन प्रवृत्ति के बारे में बिल्कुल सटीक अनुमान लगा सकते हैं। अनामिका का लंबा होना एक पुरुष के लिए अत्यधिक आक्रामक स्थिति बन जाती है। इनकी यौन इच्छाएं भी बहुत ज्यादा तीव्र होती है। इसके कारण बहुत ज्यादा बड़ी अनामिका भी कई बार आपके हाथ से गलत दिशा में बहने का कारण बन जाती है। जितने भी यौन शोषण के, यौन पीड़न के, महिलाओं के पीड़न के आज तक कारण बने हैं, सभी जो भी गलत कर्म करने वाले लोग हैं वो सभी की अनामिका उंगली बहुत ज्यादा बड़ी पाई गई है, बहुत ज्यादा डेवलप देखी गई है, जरूरत से ज्यादा टेस्टोस्टेरोन होती है, और उस आदमी ने अपने आप पर का नियंत्रण खो दिया। तो ये आप हमेशा ध्यान रखना। आप अगर क्रिमिनल साइकोलॉजी पढ़ेंगे, आप अगर गलत कर्म करने वाले लोगों का हाथ देखना जाएंगे, आप ध्यान रखना उनकी अनामिका उंगली की डेवलपमेंट आपको बहुत ज्यादा मिलेगी। और कोई भी आदमी गलत कर्म करने वाला वैसे तो नहीं होता है, लेकिन कोई ऐसा मौका आ गया तो ऐसे आदमी अपने आप का नियंत्रण खो देते हैं। ये उस आदमी की खासियत। आपको ऐसे लोग बहुत सारे मिलेंगे कि जो बड़े बड़े कंपनी के व्यवस्थापन में बैठे हैं, बड़े बड़े विशेष पदों पे काफी सम्मानित लोग हैं, और उनकी अनामिका उंगली बहुत बड़ी है। इनके जीवन में आप समझ लेना कोई ऐसा मौका आया नहीं है जहां इनको कुछ गलत काम करने का, गलत काम करने की जगह मिले। ऐसा कोई मौका आ गया तो इनके हाथ से वो गलती हो जाएगी। और आजकल बहुत सारे विशेष लोगों ने किए हुए गलत कर्मों के मी टू के अभियान के कारण सब दुनिया के सामने आ रहे हैं। महिलाओं का शोषण ये दुनिया की सबसे सबसे एक दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति, और अच्छे अच्छे बड़े बड़े लोगों ने वो गलत कर्म किए हैं, और अभी वो अभियान चल रहा है कि मी टू, मेरे साथ भी हुआ, मेरे साथ भी हुआ, और अच्छे अच्छे लोगों के नाम सामने आते हैं। ध्यान में रखिए, अनामिका ये एक बहुत जटिल, बहुत ही समझने लायक, और यही रास्ता है आपको ईश्वर के पास लेके जाने का। यही लेके जाएगी ईश्वर के पास। या तो स्वर्ग में जाओ या नरक में जाओ, तय ये आपकी अनामिका करे। उंगली का अनुपात गर्भावस्था की शुरुआती दौर का जीवित जीवाश्म है। देखिए ये बहुत महत्वपूर्ण शब्द है, जीवित जीवाश्म है। अनामिका उंगली का अनुपात गर्भावस्था के शुरुआती दौर का आपका जेनेटिकल कोड है, जीवित जीवाश्म है। दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली, फिर अनामिका उंगली को आप मापकर पहली उंगली को दूसरी से भाग दिया जाता है। जिन लोगों की अनामिका की उंगली लंबी होती है
उसका अनुपात 1 से कम है। इसे कैसानोव पैटर्न कहा जाता है। जिन लोगों का अनुपात अधिक है या जो अधिक स्त्रीत्वपूर्ण है उनका अनुपात 1 से अधिक होते हैं। पुरुषों का औसत अनुपात 0.98। यहां से गणित शुरू होता है मित्र। यहां हस्त सामुद्रिक गणित में रूपांतरित होता है। आगे चल के अगर आयोजकों ने अनुमति दी और आप में से कोई लोग गणित सीखना चाहते हो हस्त सामुद्रिक का, तो ऐसे गणित और ऐसे सूत्र लेके हम आगे अभ्यास इस विषय का कर सकते हैं। सबसे दिलचस्प बात, उंगली के अनुपात और बीमारियों के बीच का संबंध। मैनिंग कहते हैं सिद्धांत काफी सरल है। अगर टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन की शुरुआती संपर्क का हमारे अंगों के निर्माण पर मौलिक प्रभाव पड़ा है, तो भविष्य में बीमारियों के प्रति संवेदनशीलता पर भी असर पड़ सकता है। एक बहुत महत्वपूर्ण बात बता दूं आपको, आप मोटे जो हेल्दी लोग हैं, बहुत हेल्दी लोग हैं, उनकी रिंग फिंगर देख लेना, उनकी अनामिका उंगली देख लेना, वो प्रमाण में ज्यादा डेवलप है, जरूरत से ज्यादा विकसित। और ये लोग अक्सर छोटी छोटी चीजों से बड़े दुखी हो जाते हैं, और बड़े दुखी होने से उनके नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन उनकी पेट के ऊपर का कंट्रोल छोड़ देते हैं, और फिर वो लोग पेट में बहुत बड़े हो जाते हैं। फिर उनकी जांघें बड़ी हो जाती है, पैर मोटे हो जाते हैं, पूरी बॉडी अपना शेप खो देती है। और वो है कारण अत्याधिक निराश होना, अत्याधिक दुखी होना। ऐसे लोगों के फिर आगे चल के डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, ऐसे चीजों पर भी बहुत सारा परिणाम होगा। मित्रों, संशोधन तो बहुत है दुनिया में, आपको कितना पढ़ाऊं ये कम है। आपको किसी को अनामिका के बारे में कोई दिक्कत है तो मुझे पूछ लो, क्योंकि अनामिका को मुझे अब खत्म करना पड़ेगा, वरना मैं आगे नहीं बढ़ पाऊंगा। सर गे लोग जो होते हैं उनको कैसे डिफरेंशिएशन करेंगे उंगली के थ्रू? ये लोगों के लिए आपको एग्जैक्ट अगर अभ्यास करना है तो आप बबीता जी, आपने अपना डर्मेटोग्राफिक्स का क्लास किया हुआ है, और उसमें इंसान के मस्तिष्क के अंदर एंटीरियर कमिक्सचर नाम का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है, दो मस्तिष्क के गोलार्धों को जोड़ता है। बहुत छोटा सा चने के दाल जितना एक एरिया है, वो एबनॉर्मली ग्रो हो जाता है, और फिर उसके कारण बाएं हाथ का रिच काउंट दाएं हाथ के रिच काउंट से एबनॉर्मली बढ़ जाता है। और जो भी हाथ आप देखेंगे और रिच काउंट करेंगे, आप बाएं हाथ का रिच काउंट बहुत ज्यादा है दाएं हाथ से, तो आप आंख बंद करके कह देना, भाई साहब आप या तो गे हो या लेस्बियन हो, और वो आपका तुरंत मान लेगा हाँ मेरे जीवन में ऐसी स्थिति है। तो ये आपको गणित के माध्यम से डर्मेटोग्राफिक्स में सीखना होगा। आदरणीय, सर कितना मेरा एक रिस्काउंट होना क्वेश्चन चाहिए? था। अंदाजन अंदाजन कितना रिस्काउंट हो जाता है फिंगर्स पे? क्या कहते हैं? फिंगर अंदाज? प्रिंट्स पे हाँ हाँ। कितना डिस्काउंट हो जाता होगा आदरणीय? स्कोर फिंगर है कुछ इसका? फिंगरप्रिंट का क्या, मैं समझा नहीं, पुनः एक बार बताएं। आपने कहा था ना कि रिच काउंट ज्यादा बढ़ जाए तो हाँ हाँ, तो रिच तो काउंट ये 1.5 से 2 गुना बढ़ जाता है राधा जी। अगर बाएं हाथ पे 25 है तो दाएं हाथ में 10 या 12 आ जाएगा। 1.5 से 2 गुना तक रिच काउंट बढ़ जाता है बाएं हाथ का, अच्छा, जी 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 और जी। वो एंटीरियर सारी कमिक्सचर की सब, डेवलपमेंट है। सभी फिंगर्स का मिला के, है ना सर? नहीं नहीं, बाएं हाथ की आपको अलग से लेनी होगी, दाएं हाथ की अलग से लेनी होगी। हाँ हाँ, मतलब अगर हमारा दाया हाथ है उसकी सारी फिंगर्स का ना रिच काउंट? बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सर, थैंक यू। सर रिच काउंट का क्या मतलब है? हाँ जी, रिच काउंट देखिए, ये रिच काउंट है। आप पीपीटी देख पा रहे हो ना वेद भाई साहब? जी सर जी। ओके। ये आपका चिन्ह है, जी। ये शुरुआत होती है एनर्जी की आपके अंदर आने की। ओके। ये लूप है, इसे हम शंख कहते हैं। शंख के वर्तन प्रणाली में एनर्जी आती है, तूफान आता है, फिर वापस एनर्जी चली जाती है जहां से आई वहां से। ओके।
ये लोग किसी भी चीज को लेके शुरुआत में बहुत उत्साहित रहते हैं और थोड़े दिन के बाद भुला देते हैं, उसको कोई लेना देना नहीं। ओके। तो एनर्जी का बहाव है। अब ये एनर्जी जब बहती है तो देखिए ऐसे रिच काउंट बनता है। ओके सर। ये है डेल्टा, ये है केंद्र, और ये है कोर। केंद्र, ये कोर है, यहां से शुरू होता है, और ये डेल्टा है। ये एनर्जी इस डेल्टा के पास जाके रुकती है। तो ये केंद्र से डेल्टा में कितनी लाइंस बनी है, 1 2 3 4, ऐसा आपको गिनना है। जैसे यहां पे 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 रिच काउंट हो। केंद्र तक आते आते कितनी लाइंस बनी है, इसे रिच काउंट कहते हैं। इसका फिर आगे बहुत सारे गणित है इसके अंदर। टैंक मेजर इंडेक्स, फुरुआटा इंडेक्स, पैटर्न इंटेंसिटी इंडेक्स, और बिल्कुल ज्योमेट्री की तरह आपको ज्योमेट्री इंसान के हाथ का पूरा अभ्यास करना है। तो ये रिच काउंट तय करता है आपके मस्तिष्क में कौन सा हिस्सा कितना डेवलप है। ओके। बाएं मस्तिष्क में कौन सा है, दाएं मस्तिष्क में कौन सा है। 200 से ज्यादा रिच काउंट, यानी देखिए 20 उंगलियां, 10 उंगलियां, और हर उंगली के 20 रिच काउंट आते हैं, और 10 उंगलियों का बनेगा 200। 20 से ज्यादा आते हैं, 22 25 30, तो ये रिच काउंट चला जाता है फिर 200 250 से 300 तक। ये होते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंटेलिजेंट पीपल्स, बहुत बुद्धिमान लोग। जितनी ज्यादा एनर्जी आपके मस्तिष्क में घूमती रही, उतनी ज्यादा रिच काउंट बढ़ गई। रिच काउंट जितनी बढ़ गई, उतनी ज्यादा आपके पास विचार करने की क्षमता बढ़ गई, मेमोरी बढ़ गई, और आप में ज्ञान लेने की क्षमता बढ़ गई। तो डर्मेटोग्राफिक्स का ये एक बहुत आम सिद्धांत है कि TFRC रेशियो, टोटल फिंगर रिच काउंट, उसे इंसान की बुद्धिमत्ता को नापा जाता, आपकी क्षमता को नापा जाता। जैसे माइकल फेल्प्स है, जिसको 27 मेडल मिले हैं स्विमिंग में। क्यों मिले? 2008 से लेके 2025 तक एक ही बंदा सारे गोल्ड मेडल लेके जा रहा है। 23 गोल्ड मेडल, 2 सिल्वर मेडल, 2 ब्रॉन्ज मेडल, एक ही बंदे को क्यों मिल रहे? आपके और हमारे फेफड़े जो है ना, 5 से 5.5 लीटर के होते हैं। 5.5 लीटर का फेफड़ा, माइकल फेल्प्स का फेफड़ा 12 लीटर का है। अब देखिए वेदपाल भाई साहब, यस सर। आप जितनी ताकत से दौड़ सकते हो, जितनी सर फिर रिच काउंट जिसके ज्यादा है तो वो सर आवाज। हेलो। सर आप म्यूट हो गए हो। अच्छा, हाँ जी, अभी आ रहा हूं क्या? सर अगर रिच काउंट ज्यादा है तो जैसे आपने बताया कि लेफ्ट हैंड में ज्यादा है तो वो का मतलब इंडिकेशन है। तो सर अगर दोनों हाथों में रिच काउंट ज्यादा है तो इट मींस ही इज इंटेलिजेंट या शी इज इंटेलिजेंट, एग्जैक्टली एग्जैक्टली है ना। जी, और अगर सिर्फ लेफ्ट हैंड में ज्यादा है तो इट मींस हाँ ही और हाँ, गे और या लेस्बियन, है ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जी सर, जी सर। ऐसे लोग 7% हैं बबीता जी जीवन में। हर 100 लोगों के पीछे 7 लोग ऐसे हैं जो अपनी आइडेंटिटी ढूंढ रहे हैं, अपने व्यक्तित्व को ढूंढ रहे हैं। या तो मर्द है या औरत है या दोनों। और 40% लोग आबादी के पार्शियल इंपोर्टेंसी को भी फेस कर रहे हैं। ये सर इम्पोर्टेंसी का क्या है सर? इंपोर्टेंसी आपके अनामिका का हिस्सा है, ओके। आपके टेस्टोस्टेरोन का हिस्सा है। उसकी लंबाई कम होना जी। आपके अंदर यौन शक्ति के कमी का लक्षण है। यौन शक्ति पर्याप्त होने के लिए टूड़ी फोड़ी छोटा चाहिए मेल में, ओके। ये ध्यान में लीजिए। जी। तर्जनी छोटी, अनामिका बड़ी चाहिए। और महिलाओं में
2D 4D बड़ा चाहिए, महिलाओं की तर्जनी बड़ी चाहिए और अनामिका उससे छोटी चाहिए। और पुरुषों में इसका उल्टा अनुपात चाहिए। तो ये दोनों भी माता पिता बनने के लिए सक्षम और स्वस्थ है। या ये संतुलन बिगड़ गया, आपके अंदर बहुत सारी डिफिशियंसी आ जाएंगी, इम्पोर्टेंसी बहुत बढ़ रही है तेजी से, उसका कारण स्ट्रेस लेवल भी है, नकारात्मक निगेटिव इलेक्ट्रॉन, ये निगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन आपके अनामिका के पास है और यही कारण है नपुंसकता का या मध्यवर्ती मतलब पार्शियल, पूरे नहीं लेकिन आधे सर खराब। हाँ जी, सर ऐसा भी कहते हैं कि पार्शियल इम्पोर्टेंसी बिकॉज ऑफ लैपटॉप, बच्चे लैब में रख के सब लैपटॉप यूज करते हैं, तो उसकी वजह से भी पार्शियली इम्पोर्टेंसी बढ़ हाँ रही वो है। सारा इफेक्ट जाता है आपकी अनामिका उंगली के पास, आपके निगेटिव इलेक्ट्रॉन्स के पास, अल्टीमेटली वहीं पे जाता है सारा। आपने क्या चुना है ये आपको गूगल बहुत बेहतरीन तरीके से बता देगा, मुझे बताने की भी जरूरत नहीं है, गूगल आपको सब समझा देगा। जो ये जो गैजेट्स हैं, आदरणीय इनकी जो रेज आती है, ये भी कहीं ना कहीं इन चीजों पे इफेक्ट तो डाल ही रही है ना। बिल्कुल बिल्कुल डाल रही। और दूसरा, जैसे राधा जी ने भी ये जो बात बोली कि जिन महिलाओं की या जिनकी देखी इन्होंने अनामिका बहुत ज्यादा बड़ी थी, तो कहीं ना कहीं सर वो तो जेंट्स वाली फितरत हो गई ना उस लेडी की। फितरत होना एक बात है, लेकिन लेडीज में अगर अनामिका बहुत बड़ी हो गई, समझ लीजिए लेडीज में ये हो गया, ये 2D, माफ करिए 2D 4D लेडीज में, मीनू जी अगर अनामिका थोड़ी सी बड़ी है तर्जनी से महिलाओं में, तो उनमें पुरुषों वाले व्यक्तित्व का आपको अनुभव होगा। लेकिन ये अगर और भी ज्यादा हो गया, मतलब अनामिका महिलाओं की बहुत ही बढ़ गई, तर्जनी के मुकाबले बहुत, थोड़ा सा बढ़ना पुरुषों वाले व्यक्तित्व ठीक है, बहुत ज्यादा जब बढ़ जाएगी तो उस महिलाओं को फिर मूछें निकल आएगी, दाढ़ी निकल आएगी, आवाज थोड़ा गहरा हो जाएगा, पतला नहीं रहेगा महिलाओं जैसा, बाल जल्दी झड़ने लगेंगे, उनके बदन पुरुषों जैसे मस्कुलर हो जाएंगे, पुरुषों की जो मसल्स की स्थिति है वो टेस्टोस्टेरोन के कंट्रोल में है, वो मजबूत होते हैं क्योंकि लड़ना है, दौड़ना है, जीने के लिए आपको कुदरत के साथ संघर्ष करना है, तो आपकी मसल्स मजबूत चाहिए। तो महिलाओं के मसल्स मजबूत नहीं होते, अनामिका लंबी हो गई तो वो महिलाएं दिखने में कुछ हद तक पुरुषों जैसी हो जाएगी। अब ये जो किन्नर लोग हमें रेलवे में और इधर उधर मिलते हैं, देखिए उनकी बनावट जो है ना, उनकी अनामिका की तरफ आप ध्यान रखें हमेशा, इन सारे सवालों का जवाब आपको तुरंत मिल जाए। आपको थोड़ा उनसे बात कुछ मत करिए, बस उनकी उंगलियों पे हमेशा ध्यान रखिए, वो उनकी उंगलियां कौन सी लंबी और कौन सी छोटी। ये डॉक्टर जॉन मैनिंग जो है ना, मैंने आपको बताया जॉन मैनिंग, इन्होंने मात्र बैठे बैठे उंगलियों से ही, हाथ देखने की भी जरूरत नहीं, उंगलियों का अनुपात लंबे दूर से देख लिया, समझ में आ गया, बहुत सारी बीमारियां, बहुत सारे प्रॉब्लम, जीवन की सारी चीजें उन्होंने ऐसे ही बता दी लोगों को, और वो सब सही है। उसके लिए आपको अभ्यास करना। सर जो अभी आपने रिज की बात की, तो रिज आदरणीय हम हर थोड़े निशान में, छोटे होते ही एक गर्भ से संबंधित समस्या बहुत हो जाती है। हाँ क्या कहते हैं राधा जी? हमने कहा तर्जनी छोटे होते ही गर्भ से संबंधित समस्या बहुत ज्यादा हो जाती है। जी, तर्जनी छोटी होगी तो महिलाओं में तो बहुत सारी दिक्कतें आएंगी, हाँ, क्योंकि वही बहुत मातृत्व का ज्यादा भाव है ना। गर्भ, हाँ गर्भ जो गिरते हैं उसका कारण ये भी है, तर्जनी भी है सर। जी 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 जी, सर अभी आपने जो रिज काउंट की बात की, तो वो सिर्फ शंख नहीं ना, मतलब वो तो सब में देखेंगे ना हम तो सब में काउंट। सब में सब में देखिए, इन महोदय के पास भी तो ये डेल्टा है, चक्र हम्म। के पास, सभी सभी चिन्हों के पास है। तो यहाँ पर डेल्टा से हमारा पर्टिकुलरली क्या मतलब डेल्टा के काउंट्स भी हम काउंट करेंगे, वो नहीं समझ ये बात। नहीं नहीं, आपको एनर्जी को कहाँ पे जाके आपके हाथ में रुकी है एनर्जी,
अच्छा। आपका गुरु पर्वत देखिए, गुरु पर्वत के ऊपर एक ऐसा चिन्ह बना है जिसे आप गुरु पर्वत का शिखर कहते हो। ओके। आप अगर हस्त सामुद्रिक पढ़ते हो तो ये आपको हम्म। केंद्र का सिर जो है, गुरु पर्वत का जो केंद्र है या उसका जो शिखर है, इसको कहते हैं। ये हाँ जी। शनि पर्वत पर है, बुध पर है। नीचे एटीडी एंगल में ये चंद्र शुक्र के बीच में भी है। ये तो सबसे महत्वपूर्ण। ऊर्जा कहाँ ठहरी आपके हाथ में? मान लीजिए गुरु का पर्वत शनि के पर्वत की तरफ आकर्षित हो गया, ये शनि का है, और ये गुरु का यहां होना चाहिए, इसकी जगह ये थोड़ा इधर आ गया, तो ऊपर क्या हो जाएगा? गुरु की उंगली शनि की तरफ झुक जाएगी, और वो उंगली गुरु के गुणों को कम करेगी, शनि के गुणों को बढ़ाएगी। ये केंद्र जिस तरफ ढलता है, जिस तरफ जाता आता है, उसी तरफ ऊर्जा का बहाव है। वैदिक में आप कहते हो कि ये दो ग्रहों की मैत्री हो गई, ये ग्रह उसके घर में जाके बैठ गया, वो ग्रह इसके घर में आके बैठ गया। अगर कोई ग्रह उसके घर को छोड़ के दूसरे घर में जाके बैठेगा तो उसकी शक्ति कम ही होगी ना, बढ़ेगी नहीं। जी बिल्कुल। उसका वो उसका क्षेत्र ही नहीं है, प्रांत ही नहीं है। ऐसे अगर ये डेल्टा शनि की तरफ बढ़ गया तो गुरु की ताकत कम हो गई, शनि की ताकत बढ़ गई। ऐसी उंगलियों में एनर्जी कहाँ पे आके रुकी है? और गुरु और शनि के बीच में ABCD ऐसे 4 पॉइंट है। अब तो मैं अब ये अलग दिशा में जा रहे, मैं माफी मांगता हूं। आप लोग अलग अलग सवाल पूछते हो, फिर मेरा ध्यान थोड़ा भटक जाता है। आप PPT में देखिए, मैंने यहाँ पे गुरु, शनि, रवि और बुध चारों ग्रहों को लिखा है, और इन चारों ग्रहों के नीचे ABCD ये 4 केंद्रों को नाम दे दिए। अब ये जो है ना, यहां पर भी एक डेल्टा है और यहां पर भी एक डेल्टा है, यहां पर भी है। चारों ग्रहों के अपने अपने डेल्टे बैठे हैं नीचे, और ये केंद्र है पर्वत के। इनके बीच में रिज काउंट बनता है, और इसको पढ़ने से डर्मेटोग्राफिक्स में आपको लगभग सभी बीमारियों का अनुभव हो जाता है। डर्मेटोग्राफिक्स जितना प्रभावी माध्यम ही नहीं है जीवन को समझने। यहाँ पे AB रिच काउंट, BC रिच काउंट, CD रिच काउंट और ATD एंगल, इसके माध्यम से सारी बीमारियों को हम समझते हैं। मान्यवर कोई हाथ देखने के लिए बैठते हैं तो 5-5, 6-6 घंटा कैसे खत्म हो गया समझ में नहीं आता, क्योंकि इतनी सारी चीजें देखनी है कि 5-6 घंटे तो कम से कम समय बता रहा हूं। कई बार एक एक दिन पूरा 12-15 घंटे का सत्र हो जाता है किसी का हाथ देखने, इतना लंबा यह अभ्यास चलता है। और किसी को कुछ पूछना है क्या? सर मेरा जो मेन प्रश्न था ना वो ये था, जो हमने ये रिज काउंट करने हैं, ये फिंगर टिप्स पे करने हैं क्या? नहीं सर, ये रिच काउंट आपके ग्रहों पर भी होती है। अच्छा अच्छा। डर्मेटोग्राफिक्स में आपको करना है फिंगर टिप्स पे, ओके। लेकिन आप ये रिच काउंट हस्त सामुद्रिक में ग्रहों के ऊपर भी कर सकते हो, क्योंकि आपका डर्मेटोग्राफिक्स सर से ये कोई ग्रह लेना देना नहीं है। सर हाँ ये रेस काउंट ना ग्रहों के ऊपर भी होता है, और ये देखो कि जो हमारी कुंडली के अंदर जो मतलब प्लैनेट्स होते हैं ना, जी, उनकी जो डिग्री होती है वो बिल्कुल, ऑलमोस्ट उसके बराबर ही होती है सर। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, बहुत शानदार जानकारी दी आपने। डिग्री जो होती है वो उसका और इसका सीधा सीधा संबंध हाँ। है। तो सारी चीजें देखिए, आप जैसे लोग अगर ज्ञानी एक साथ चले हम, तो डर्मेटोग्राफिक्स, हस्त सामुद्रिक और वैदिक तीनों अगर शाखाएं सक्षम रूप से साथ में चले तो कठिन से कठिन रहस्य को हम जीवन के ढूंढ निकाल सकते हैं मीनू जी। पर आपका पढ़ाने का तरीका और आपका वास्तव में मतलब हृदयस्थ है ये बात कि बहुत ही शानदार तरीका है सर। इस एंगल से कभी नहीं सोचा था जी जी कि जी हस्तरेखा हम इस तरीके से भी पढ़ सकते जी। इस तरीके से कोई देखा ही नहीं था हम लोगों ने। और आगे से आप लोग, आपका जो अभ्यास इस कक्षा में होगा ना, आप अंतरराष्ट्रीय आज तक के
सारे रिसर्च को उपलब्ध हो जाएंगे, कोई रिसर्च आपसे छूटेगा नहीं। आज की तारीख के जितने रिसर्च है मैं सभी का रेफरेंस लेके लिख रहा हूँ। मैं रोज पीपीटी लिखता हूँ, दुनिया भर के जो भी अपडेटेड रिसर्च पेपर्स है, मेरा खुद का अनुभव, मेरी जानकारी और रिसर्च पेपर, इनका सारों का मैं तसल्ली से सब समझता हूँ, फिर लिखता हूँ, ताकि मैं आज जो दे रहा हूँ कोई आपको ये ना कहे कि यार 10 साल पहले का रिसर्च आप आज क्या पढ़ा रहे। तो आपका जो रिसर्च है वो आज का ही है। कोई भी विधान का आप प्रमाण मांगो, मैं उस यूनिवर्सिटी का, उस साइंटिस्ट का जहां पब्लिश हुआ है पेपर, वहां की आपको सारे प्रमाण दे दूं, जिससे आपको सीना तान के आप लोगों को कह सकते हो कि हमारे पास जो भी है वो प्रमाणित है, जो अनुभवित है, और जिसके गलत होने की संभावना ना केवल ऐसे। सर एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा पूरी क्लास से ही, बीच बीच में ना कोई अपना माउस या कलम या कुछ हिलाते रहते हैं, जिससे इस पे पीपीटी पे लाइंस आती रहती हैं। मैं कंटिन्यू हटाता तो रहता हूँ, लेकिन वो फिर हरे रंग से बार बार स्क्रैच आते रहते हैं। तो रिक्वेस्ट है, बेकार में अपने माउस या उससे छेड़खानी मत करो प्लीज, जी क्योंकि मैं हटा तो देता हूँ। और आज मैं हूँ 11 बजे तक, नहीं तो मैं 10 बजे चला जाता और उसमें स्क्रैच आते रहते हैं, लाइन चलती रहती है, वो मत किया करो। बिल्कुल, उससे हमारे रिकॉर्डिंग में वो बने रहेंगी और पढ़ने में आपको दिक्कत करेगी। चलिए अब ये पन्ना मैं खत्म कर लेता हूँ। मुझे लगा था कि मैं कदा संभव हो तो बुधु उंगली यानी कनिष्ठा के पास चला जाऊंगा, लेकिन आज इसी में हमारा थोड़ा समय गया है। कुदरती तौर पर अगर हाथ की सूर्य उंगली टेढ़ी हो, ऐसा व्यक्ति अपनी प्रतिभा का उपयोग बुरे कामों में करता है। साथ ही ऐसे लोग चुगली करने के आदी होते हैं। रवि उंगली या कोई भी उंगली हो, वो टेढ़ी नहीं होनी चाहिए। जब भी उंगली टेढ़ी होती है, उंगली अपने वजूद को खो देती है, और जिस दिशा में झुकेगी उस दिशा में वो अलग अलग काम करेगी। सूर्य उंगली का टेढ़ी और टेढ़ा होना और बुरे कर्मों का बहुत करीबी संबंध है मित्रों। यहाँ पे निगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन बैठे हैं टेस्टोस्टेरोन के अंदर, और टेस्टोस्टेरोन आपके सारे हार्मोन्स का सबसे बड़ा रिसेप्टर है। टेस्टोस्टेरोन सीधा रिपोर्टिंग करता है पिट्यूटरी ग्लैंड को। देखिए, दिल्ली में अगर अमित शाह गृह मंत्री बैठे हैं और महाराष्ट्र में कोई अफसर उनके हाथ के नीचे है, उसको अगर किसी से बात करनी तो वो सीधा अमित शाह से बात नहीं कर सकता, उसके बीच में 50 बड़े अफसर रहते हैं, तो उसको पहुंचने में समय लगता है। लेकिन टेस्टोस्टेरोन जो है ना, वो ऐसा है जैसे महाराष्ट्र में कोई आदमी बैठा जो सीधा अमित शाह से संपर्क कर सकता है फोन घुमा, वैसा ये टेस्टोस्टेरोन आपके पिट्यूटरी से, आपके अनामिका के माध्यम से सीधा कांटेक्ट करता है। और ये जैसे ही उंगली टेढ़ी हो गई, निगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन अपना वजूद खो देते हैं। वो वैसे ही निगेटिव है, निगेटिव काम करने में उनको वैसे भी बहुत आनंद आता है। आप ये देखो, कोई भी गलत चीज पढ़नी हो, कोई गलत चीज देखनी हो, कोई गलत चीज करनी हो, हमारा रुझान तुरंत हो जाता है, हम तुरंत अनुकूल हो जाते हैं। किसी को किसी का मजाक उड़ाना है, किसी को हमें नीचा दिखाना है, हमें तुरंत आ जाता है। लेकिन कोई अच्छी चीज करनी है, कोई किसी का सम्मान करना है, किसी को कुछ विशेष सम्मानित रूप से देखना है, ये चीजें उतनी तेजी से नहीं आती, क्योंकि निगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन जो केवल अनामिका के पास बैठे हैं टेस्टोस्टेरोन के माध्यम से, वो वैसे ही नेगेटिव कामों में ज्यादा रुझान रखते ही हैं। उनको सीधा करना बहुत बड़ी बात है। इसलिए टेढ़ी हो गई उंगली तो ध्यान में रखना, अपनी प्रतिभा का बुरा उपयोग करना तय है। हिंदू धर्म के अनुसार टेढ़ी उंगली का अर्थ है कर्मों के सफलता को प्राप्त करने वाला व्यक्ति जीवन भर कड़ी मेहनत के बावजूद अपने जन्मजात गुणों को पहचान नहीं पाता। मैंने आपको हिंदू मान्यताओं से भी यहाँ पे वाकिफ किया है, इसको मानो न मानो आपकी बात है, मैं इनको झुठला नहीं रहा हूं, मैं मेरी जिज्ञासा आपके सामने रख रहा हूं। लोग उसके बारे में गलत धारणाएं रखते हैं। यदि हाथ की सूर्य उंगली की पहली पोर का सूरा
सिरा नुकीला हो तो ऐसा व्यक्ति गैर व्यावसायिक व्यापारी होता है, उसका स्वभाव विचित्र होता है। उल्टे सीधे व्यापारों में ये लोग जल्दी रुझान रखते हैं। जैसे मान लीजिए नशे की चीजें बिकती है बाजार में, अच्छे काम नहीं है, स्मगलिंग करते हैं लोग। जो भी अनुशासित प्रमाणित समाज के उपयोग का काम है उसको छोड़ के थोड़े टेढ़े कामों में ये लोग जल्दी निकल जाते हैं। देखिए 2 नंबर की उंगली मैंने दिखा रखी है, नुकीली है। उसे नृत्य का शौक होता है। यदि सिरा चौकोर हो, ऐसे लोग बहुत साहसी नहीं होते हैं। चौकोर 1 नंबर का चित्र है, चौकोर वो साहसी नहीं होती। उनकी इच्छा शक्ति प्रबल होती है। वे अपने प्रयासों और ज्ञान के बल पर जीवन में सफलता प्राप्त करते हैं। संक्षेप में ऐसे लोग आत्मनिर्भर होते हैं। यदि सिरा पतला और चपटा हो तो ऐसे लोग अनुशासित होते हैं और हर काम को व्यवस्थित ढंग से करते हैं। साथ ही अगर चंद्र प्रवसित विकसित हो, ऐसे व्यक्ति को अभिनय का शौक होता है। देखिए अभिनय का अनामिका उंगली का बहुत करीबी रिश्ता है, यह हमेशा ध्यान रखना। यदि सिरा चमचाकार हो तो ऐसे व्यक्ति सट्टेबाज, जुआरी, सौदागर ऐसे होते हैं। देखिए यहां पर मैंने दिखाया है चमचाकार। इनको घोड़दौड़ का भी शौक होता है। यदि हाथ की उंगली का आकार चमचाकार का हो तो ऐसा व्यक्ति किसी भी क्षेत्र में स्वतंत्र बुद्धि की छाप छोड़ सकता है और एक प्रकार का विकास लाता है। स्वतंत्रता और बुद्धिमानी चमचाकार उंगलियों का प्रथम लक्षण। ये जहां भी जाएगी ये अपनी क्षमता को प्रदर्शित करेगी ही करेगी। चौकोर वाले बहुत साहसी नहीं, क्योंकि वो कैलकुलेटेड काम करते हैं। उनको ज्यादा किसी भी चीज में साहस नहीं दिखाना है। जो भी प्रमाणित है, जो भी नियमित है, जो भी सही है, जिसमें घाटा होने की संभावना, ऐसे ही काम करो। और नुकीले वाले तो कुछ भी करने के लिए राजी है। तो सूर्य उंगली और रिस्क फैक्टर को बहुत अच्छी तरह से समझ लेना। और भी ना समझे मुझे बताना, मैं वापस इस कक्षा को कभी एक दिन और ले लूंगा। ऐसे लोग जिनके हाथ चमचाकार उंगलियों वाले हैं, सूर्य उंगली के, अच्छी वाक्पटुता, उत्कृष्टता। जो आदमी बहुत बेहतरीन बात करता है, बहुत शानदार तरीके से आपको अपने विषय से समझाता है, आपको किसी व्यक्ति के बोलने में बहुत अच्छा प्रभाव महसूस होता है, आंख बंद करके कह देना उसकी सूर्य उंगली का सिरा चमचाकार है, चमचाकार है। उत्कृष्ट बोलना ये चमचाकार सूर्य उंगली का विशेष गुण है। वह एक सफल अभिनेता के रूप में प्रसिद्धि पा सकता है और उसके लिए वो सक्षम भी होता है। आज यहीं पर रुकता हूं, और कोई शंका है तो पूछ लेना। कल हम कनिष्ठा के पास जाएंगे और कनिष्ठा को ऐसे ही 2-3 सप्ताह तक समझेंगे, क्योंकि जीवन की सारी सफलता का राज वहीं से शुरू और वहीं पे अंत है। जो सबसे छोटी है लेकिन सबकी दादी है, जिसको हम कहने के लिए तो छोटा कहते हैं, लेकिन उसकी व्यापकता सारी उंगलियों से बड़ी है। तो एक बहुत मजेदार चीज को जानेंगे और बहुत गहरे राज को, अपने जीवन के सफल होने या ना होने के बहुत गहरे राज को कनिष्ठा के माध्यम से जानेंगे। किसी का कोई सवाल है? हाँ जी सर, हमारा है। आपकी सर अनामिका उंगली चमचाकार है? किसकी? आपकी? मैं उसका फोटो भेज देता हूँ, आप लोग तय करना मेरी अनामिका उंगली कैसी है। मेरा मेरा सर नमस्कार। नमस्कार सर, एक क्वेश्चन है। जी जी। सर आपने कहा है कि जो उंगली टेढ़ी हो जाती है वो अपना प्रभाव कम कर देती है। अगर कोई जैसे उसको हमारी अनामिका अगर हमारी टेढ़ी हो गई तो उसको चुगली करने की आदत पड़ जाती है। तो अगर आदमी अपने नेचर चेंज करना चाहे कोशिश करके, तो ये उंगलियां फिर सीधी हो जाती हैं क्या? नहीं होती। अगर एक बार टेढ़ी है तो टेढ़ी है, चाहे आदमी आदत भी चेंज कर ले तब भी। मैंने आज तक देखा है कि कभी किसी का स्वभाव बदला नहीं। आप कुछ हद तक उस पर नियंत्रण ला सकते हो। अभ्यास से आप आपके व्यक्तित्व को बहुत अच्छी तरह से निखार सकते हो, बदल नहीं सकते। ओके और तो
उंगली उंगलियां कभी सीधी नहीं होती फिर। नहीं होगी, कभी उंगली ओके। सीधी नहीं होगी। आपका व्यक्तित्व जो आपने लंबे अभ्यास के बाद बदला है, ऐसा आपको लगता है, वो किसी बड़े संवेदनशील मौके पर मूल रूप में व्यक्त हो जाता है। इस बात को ये बड़ी बिल्कुल सही, बिल्कुल मैं सही है सर। ये जो स्वभाव है उसे हम बदल ही नहीं सकते। तो उसको हम बदलता। सुव्यवस्थित। सर मेरा एक क्वेश्चन था। जी सर। सर आपने जैसा बताया है 2D 4D रेशो इज वेरी वेरी वाइटल फॉर अवर एनालिसिस। जी सर। तो क्या जो रेशो जैसे हमने कहा है कि मेल का रेशो 0.98 होना चाहिए या है, तो अलग अलग रेशो अगर आते हैं या उनके कोई रेंजेस ऐसे तय किए गए हैं कि उन अगर मान लीजिए 2D 4D रेशो 1.1 है किसी का, तो उसको इस प्रकार का डिजीज होगा, या 1.2 है तो इस प्रकार का होगा, 1.5 है तो कुछ ऐसा है क्या सर? जी सर, ये आपको अब इसमें अगर गहराई में उतरना है तो ये कक्षा समाप्त होने के बाद आप और मैं बैठेंगे, जी सर। इस विषय में बहुत लंबी यात्रा करेंगे। ओके सर, ठीक है आपको सर। रिसर्च में इंटरेस्ट है तो मेरे साथ जुड़ जाइए। सर मुझे जोड़ लीजिए सर अपने साथ में। मुझे बहुत रस है और मैं 24 घंटे रिसर्च करता हूँ। आप जैसे साथी मिल गए तो मेरे साथ और तेजी आ जाएगी रिसर्च में आगे जाने में। सर मुझे जोड़ लीजिए अपने बिल्कुल साथ सर, में। मैं आपको साथ में लेके आगे के रिसर्च में आपको आई विल बी वेरी थैंकफुल टू यू सर। जी सर, जी बिल्कुल करूंगा। मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और आपकी विशेष गुण को मैं बहुत सराहता हूँ। बहुत ही जो क्रिटिकल पॉइंट्स है, जो बहुत ही अनदेखे रह जाते हैं सारे सत्रों में, उसको आप पकड़ लेते हो। नहीं और सर, मेरे मन में आ रहा था ये कि आप इतनी डिटेल में, हम लोग 2D 4D रेशो में, आपका तो एनालिसिस इतना डिटेल है ये कि वी गेट बेफल्ड ओवर इट। नहीं नहीं सर, बट लेकिन आप जो इट पकड़ते सीम्स हो ना वी वो, हैव अराइव्ड एट सो मेनी फाइनर डिटेल्स। जी जी जी, आप आत्मा को पकड़ लेते हो, कोई भी चीज की आत्मा को पकड़ लेते हो। 2D 4D के अनुपात को ही आपने पकड़ लिया, 0.98 उसका अनुपात है। जी। तो आपने अनुपात को पकड़ लिया तो फिर अब आगे आगे की यात्रा पूरी आसान हो जाएगी आपकी। हाँ सर, मैं ये आप सोच रहा था कि जी जो मैंने सवाल पूछा आपसे, जी सर आप मुझे मदद करें समझने में सर फर्दर। जी जी, मैं आगे, आप ये कक्षा तो फिर हमारी रह जाएगी। नहीं ये नहीं सर, कक्षा जब तो भी आप चाहें सर, मैं बिल्कुल अवेलेबल हूँ सर। हम साथ में आगे बढ़ेंगे सर, बहुत लंबा अभ्यास करेंगे और बहुत सारा संशोधन भी करेंगे। सर बिल्कुल। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। और किसी का कोई सवाल है तो बात करना। सर नमस्कार। सर नमस्कार जी। सर जो ये अरे सर श्याम ये जो सुंदर भाई साहब, जिंद वाले हरियाणा के श्याम सुंदर भाई साहब, आपका स्वागत है। बहुत दिनों के हाँ जी, बाद आपके दीदार हुए। हाँ जी, नमस्कार जी। नमस्कार सर। सर ये आपने एक भाई जब टेस्टोस्टेरोन और दूसरा एस्ट्रोजन इनमें अगर कमी है या इनमें दिक्कत है तो हम जैसे नाम जप करें तो उससे में सुधार कर सकते हैं सर। बिल्कुल सर। तो सर ये जैसे एक तो नाम जप है, जैसे भाई राम राम जपता हूं मैं, एक सर किसी गुरु से ले ले, इफेक्टिव कौन सा रहेगा सर? सर भाव है, मैं तो कहता हूं आप राम किसी गुरु से ले या न ले, अगर आपने राम नाम का जब शुद्ध अंतकरण से शुरू कर दिया, हाँ जी। आपका कल्याण उसी क्षण में शुरू हो गया सर। गुरु का आप इंतजार न करें सर। आपको गुरु मिलने के लिए आप खुद को काबिल बनाएं। मेरे जीवन में मेरे पिताजी मेरी उम्र के 16वें साल ब्रह्मलीन हो गए। मैं बहुत छोटा था और उन्होंने मुझे हस्तरेखा बहुत हद तक पढ़ाया था। मेरे पिताजी का बहुत अच्छा अभ्यास। तो मैं उनको अक्सर कहता था कि मुझे किसी गुरु से मिलवाएं तो मैं और लंबा चला जाऊं। तो मेरे पिताजी मुझे कहा करते थे कि बेटा, गुरु की चाहत में तुम तुम्हारे अभ्यास को मत रोको, तुम अभ्यास को इतना बढ़ाओ कि एक दिन गुरु होके तुम्हें मिलेगा। तो मैं वही कहूंगा कि आप शुद्ध भाव से जिस समय शुरू कर देंगे राम नाम का जप, सर सारी दुविधाओं का अंत करने का एक ही मात्र उपाय है, वो ईश्वर राम भगवान जी का नामस्मरण। आप चैंटिंग करें, आप नाम जप करें सर। राम नाम जितनी शक्तिशाली कोई कोई दवाई इस दुनिया में नहीं है। अब ये मेरा अनुभव है, हर एक को अनुभव करना होगा। विज्ञान ने इसको प्रमाणित रूप से माना है।
आज का क्वांटम फिजिक्स राम नाम की क्षमता को मानता है। आप चैट जीपीटी पे जाइए, मेटा पे जाइए, किसी के ऊपर जाइए, आप पूछिए राम नाम से आपके रोग दूर होते हैं कि वो बोलेगा हाँ बिल्कुल होते हैं भाई साहब, यही अभ्यास है। जी सर। सर ये शुद्ध भाव का सर क्या तरीका है सर इसमें, जैसे जपते शुद्ध हैं हम भाव राम को? यानी सर जिस दिन आपने ठान लिया कि यही मेरा अंतिम रास्ता है और मैं इसी के साथ अब आगे बढ़ूंगा, मैं दूसरे कोई चीज का चयन नहीं करूंगा, यही मेरा अंतिम रास्ता है, वो शुद्ध भाव बन गया सर। आपके दिल में संदेह नहीं होना चाहिए सर कि राम का ले रहा हूं यार, कृष्ण को कोई बुरा ना लगे, और हनुमान जी की साधना कर रहा हूं तो फिर राम जी को बुरा, ऐसा कुछ नहीं सर। हनुमान जी भी राम है और कृष्ण भी राम है और राम भी राम है। जहां तो आप, यहाँ पर एक चीज ऐड कर दूं। जी जी सर, करें करें। सर राम जी तो वो हैं जो मरा मरा कहने वाले को भी मिल गए थे। मिल गए सर, सही है सब सही है। कुछ छोड़ो और बस जपते रहो, कुछ मत सोचो कि अच्छा होगा बुरा होगा, बस जपते रहो, यही है रूल तो। जो भी जपो दिल से जपो, बस ये। हाँ, चाहो मत कुछ भी, बस जपते रहो। आप जय माता दी भी दिल से कहेंगे हाँ, तो आपके शब्द राम को ही जाने। बिल्कुल। मतलब कि ऐसा हुआ कि सर जपते हुए हमारे दिल में किसी भी तरह की कामना नहीं होनी चाहिए। नहीं नहीं, कामना खुद रखे ना सर, कामना रखे, बगैर कामना के आपका जीवन हो ही नहीं सकता सर। ईश्वर की कामना रखें। सर मैं तुलसीदास के जीवन का, गोस्वामी तुलसीदास जी को मैं पढ़ता हूँ, मुझे उनके जीवन के कुछ क्षण बहुत महत्वपूर्ण लगते हैं, मैं आपको उसके साथ साझा करता हूँ। तुलसीदास जी रोज सुबह अपने नित्य कर्मों के बाद बचा हुआ पानी जो है वो एक पेड़ को डाल देते थे, और उस पेड़ पे एक प्रेतात्मा रहता था। कहते हैं कि प्रेतात्मा का मुंह सुई के जितना छोटा होता है और पेट बहुत बड़ा होता है, और उसको खाने पीने की बहुत चाहत होती है, लेकिन सुई जितने मुंह से उसके पेट में आसानी से चीजें जाती नहीं, और वो हमेशा भूखा रहता है। वो एक भगवान का श्राप है उन्हें। तो जब भी तुलसीदास जी पानी डालते थे तो ये प्रेतात्मा को वो पानी मिलता था, और एक दिन प्रेतात्मा संतुष्ट हो गया, उसको इतना आनंद हुआ कि किसी के कारण मेरी आज सारी चाहतें पूरी हो गई। वो प्रकट हो गया और बोल रहा है कि महाराज आप कोई वर मांग लो। दुनिया तो कुछ भी मांग सकती थी, दुनिया भर का धन मांग सकती थी। तुलसीदास जी बोले कि भाई साहब अगर आप हकीकत में कुछ दे सकते हो तो मुझे भगवान राम जी के दर्शन करा। और वो बोले कि प्रेतात्मा बोला ये तो मेरी क्षमता की बात है नहीं, लेकिन आपके यहाँ आपके प्रवचनों में, आपकी कथा में रोज भगवान हनुमान जी पधारते हैं, जो सबसे आखिर में बैठे हैं और बहुत ही गंदे वस्त्र पहने हैं, जिनको चर्म रोग हो गए हैं, तो स्वयं हनुमान जी है, उनसे जाके मिले। वो तुलसीदास जी कथा खत्म होने के बाद उनके पास गए, पैर पकड़ लिए, बोले प्रभु अब मेरी एक ही इच्छा है कि आप प्रकट हो जाओ और मुझे भगवान राम जी के दर्शन करा दो। फिर हनुमान जी प्रकट हुए। हनुमान जी ने कहा आप चित्रकूट चले जाओ, वहां पे कथा करो, आपको भगवान स्वयं आके मिलेंगे। और चित्रकूट पे जब तुलसीदास जी जाके रहे और वहां पे नित्य राम कथा का पठन करते थे, एक दिन दो नौजवान 12 साल के तरुण नौजवान आए और तुलसीदास जी को बोले कि भाई साहब आप चंदन घिस रहे हो तो हमें भी तिलक करवा दो। तो उनको लगा कि कोई नौजवान है तो उनको अपन तिलक कर देते हैं। उतने में भगवान हनुमान जी प्रकट हो गए तोते के रूप में पेड़ के ऊपर, और उन्होंने एक दोहा कहा है, चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घसे तिलक करे रघुबीर। जैसे ही उन्होंने ये कहा, तुलसीदास जी ने तुरंत पकड़ लिए पैर, और फिर प्रभु को कोई बहाना नहीं बचा और उनको दर्शन देने का वो रास्ता उनको मिला। तो ये सारी प्रभु की लीला है सर, ये तो वही जाने उसकी लीला। सर सर ये आपने
वो अकबर वाला भी सुना होगा, जब बंदर बहुत सारे आ गए थे, तब तुलसीदास जी को उन्होंने जेल में डाल दिया था। जी 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 हाँ, तो काफी सारे बंदर आ गए थे, और जी उन्होंने, अकबर ने बोला कि भाई इनको तो निकालना ही पड़ेगा, क्योंकि बंदर इतने ज्यादा थे कि उन्होंने पूरा जेल और पूरा जो उनका महल था सारे को घेर लिया। फिर तुलसीदास को अकबर ने बाहर निकाला था, तब वो बंदर गए थे वहां जी से। जी जी। इतने जेल में श्रेष्ठ ये, इतने श्रेष्ठ सर व्यक्ति है। हाँ जी सर उसी जेल में जो है ना हनुमान चालीसा की रचना की थी तुलसीदास जी ने, जी 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 और जी। उसका निरंतर और आवर्तन होता था कारण से। विनोद जी, इतना सब करने के बाद भी वो कहते हैं कि कवित विवेक एक नहीं मोरे, सत्य कहूं लिखी कागज कोरे। मतलब मैंने कुछ भी नहीं किया, सब प्रभु राम जी कर रहे हैं। जबकि तुलसीदास जी इतने श्रेष्ठ संत हैं। और मैं तो राम नाम का बहुत निस्सिम भक्त हूँ, पूरे दिन मैं राम नाम ही जपता हूँ। और मैं प्रतिक्षण उसी नाम में लीन रहने के भी प्रयास करता हूँ। सर सुखमिंदर खत्री जी ने हैंड रेज किया हुआ। जी जी। सर नमस्कार। मैं ये पूछ नमस्कार जी। जैसे टिड्डी अनामिका टेढ़ी होती है, तो इसमें आदमी ऊंचे पद पर भी जा सके हैं? जा सकता है ना सर, जा सकता है ऊंचे पद पर जाना। अब मैं आपको कल पढ़ाऊंगा कि ऊंचे पद पर कैसे पहुंचता है आदमी। देखिए, पद ठीक पर है, जाना एक बात है और वहां पे बने रहना एक बात है। ठीक है सर। मैं पहुंच तो गया, हाँ, लेकिन वहां से मैं वापस नीचे फेंक दिया गया तो कोई मतलब नहीं। ये मैं ये वहां पे। ये भी हुआ है सर। ये भी हुआ है सर। मैं बात करूंगा, एक्स चीफ मिनिस्टर ओम प्रकाश चौटाला थे। जी जी सर, जी सर जी। उनकी उनकी अनामिका टेढ़ी थी। और जो आपने बोले ना ये शब्द, ये लेकिन सर ऊपर उनके जाना और उनके उन्होंने बहुत सारे अलग अलग काम भी किए हैं, उनको मैं नहीं बोलना चाहूंगा। नहीं नहीं, वो जो आपने कहा ना, बार बार यही हुआ था सर। एक बार शपथ ले ली 3 दिन के लिए, 5 दिन के लिए, 6 दिन, मतलब 2 महीने के लिए हुआ कुछ ऐसा है जो आपने बोला। जी सर, जी सर। और वहां वो क्यों पहुंचे, इसका काम मैं अब आपको, अनामिका के बाद जो आने वाली है छोटी, सबसे छोटी उंगली, जिसे हम कनिष्ठ। बहुत कम आंकते हैं, लेकिन जिसको अगर हटा देंगे ना हम, तो हमारे हथेली की जी 50% ताकत कम हो जाती है। आप कनिष्ठा जी को हटा दो और काम करने के लिए आप आगे बढ़ो, 50% आपकी ताकत आप खो देंगे। इतनी महत्वपूर्ण छोटी जो उंगली है ना, उसको मैं अभी आपके सामने जी। सोमवार के दिन प्रस्तुत करूंगा। किसी की कोई ठीक है, दुविधा है, मंगलवार के दिन, माफ करिए, मंगलवार के दिन, अभी ठीक है भी सर। किसी को 2D 4D में किसी में कोई दिक्कत है, मुझे बताएं। एक स्वतंत्र कक्षा कल या परसों लेके उनके सारे संदेहों को दूर कर देंगे, ताकि मंगलवार के दिन फ्रेश रूप से हम वापस कनिष्ठा की तरफ बढ़े और कनिष्ठा की रहस्य को समझें। कोटि कोटि सर धन्यवाद सबसे सर। छोटी वाली उंगली तो बुद्ध की होती है, और जिसकी बुद्धि अच्छी होगी तो उसी से तो सारा काम करते हैं ना सर, इसलिए वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। लेकिन उसका अनुपात है ना आदरणीय, हाँ जी, हाँ जी। उसका अनुपात आपको सीखना है। वो अच्छी कैसे, ये आप कैसे तय करेंगे। हमने आज तक संदेह पढ़े हैं, हमने हस्त सामुद्रिक को कथा के रूप में पढ़ा है और कथा के रूप में ध्यान रखा है। हमें कहाँ मालूम है कि वो श्रेष्ठ है नहीं है, कैसे पता चलेगा। वो हमें अनुपात पढ़ने हैं, और अनुपात के साथ उसके गुण पढ़ने हैं। सर मेरी समझ में ये एडवाइजेबल होगा कि अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं, टाइम है, तो एक क्लास, अच्छा कल है संडे, ओके, वरना तो आपको भी पूरा लग जाएगा सर एक्चुअली। आप क्या करें, आप ग्रुप के ऊपर सभी लोग एक अपना दृष्टिकोण बनाए, आप उस दिशा में हम आगे बढ़े। ठीक है सर, ठीक है जी सर। जी। थैंक यू सर। धन्यवाद सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर सो बहुत मच। बहुत धन्यवाद, आप बहुत ज्यादा धन्यवाद। तो, धन्यवाद सर। जानने थैंक की यू धन्यवाद। बहुत सर। कोशिश करते हैं सर, बहुत बहुत नमस्कार धन्यवाद। सर। नमस्कार सर। नमस्ते। थैंक यू Thank you सर। very much, sir. Thank you. Thanks a थैंक lot. यू सर सर, प्रणाम नमस्कार सर। सर, राधे राधे सर, राधे प्रणाम राधे। सर। राधे राधे। नमस्ते राधे सर। राधे सर। नमस्ते जी, नमस्ते। जितना